एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 9 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। तो अब हम अपनी थर्ड बुक पे आ गए हैं और इससे पहले की दोनों बुक्स को मैं आपको फुली पढ़ा चुकी हूँ, ऑल द चैप्टर्स। तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कोर्स बना रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है। पूरे क्रैश कोर्स से आप पूरे चैप्टर्स को समझ सकते हो। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड बुक को। चैप्टर का नाम क्या है? कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। जैसे कि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने गांव के बारे में पढ़ा था, वहां पे कैसा सिस्टम रहता था, फार्मर्स को क्या रेंट पे करना होता था, टैक्सेस क्या होते थे इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, अब मुगल एम्पायर के बाद क्या आता है? इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर का राज एस्टैब्लिश हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि जब ब्रिटिशर हमारे पे रूल कर रहे थे तो वो हमारे फार्मर्स को कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, ये आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो। बहुत आसान सा चैप्टर है बट थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो लेंदी की भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैंने यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग नोट्स बना दिया और इससे भी शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर दिए हैं। नोट्स के लिए अगर आप पहली वीडियोस को देखते हुए आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है सिमरन सहानी नोट्स। वहां पे आपको हर एक चैप्टर के नोट्स मिल रहे हैं। यू जस्ट हैव टू गो एंड सब्सक्राइब दियर। हिस्ट्री ही नहीं, ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट के विद इंग्लिश आपको इंस्टाग्राम से जाके नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो वहां से जाके आप नोट्स एक्सेस कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो इन दिस चैप्टर हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं? हम पढ़ेंगे कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिशर का जो राज था, उससे हमारे इंडिया की रूरल सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, हमारी 85% ऑफ द पॉपुलेशन तो गाँव में ही रहती थी। वो क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे या फिर आर्टिसंस थे बहुत सारे। तो उनका क्या फर्क पड़ा था ब्रिटिशर्स के आने के बाद, उनकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ा था। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बंगाल के जमींदार्स की, पहाड़ीज की, सांथाल्स की और फिर डेक्कन पीजेंट्स की। तो चार पार्ट में ये रहने वाला है। बंगाल के सबसे पहले क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो बंगाल से ही शुरू हुआ था। तो पहले बंगाल का पढ़ेंगे, फिर बाकी लोगों का हम पढ़ने वाले हैं। एंड लेट्स स्टडी क्या पढ़ना है हमने। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने पता है क्या करा था? आते ही हमारे लैंड और हमारे रेवेन्यू दोनों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। क्योंकि इन्हें क्या चाहिए था? इन्हें टैक्सेस चाहिए थे। तो हमारे लैंड के ऊपर और हमारी जितनी फसलें निकलती थी सब पे इन्होंने टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे। एंड इन्हीं की पॉलिसीज की वजह से ये वो बनता था कि कौन रिच है कौन पुअर है। ठीक है, किसके पास लैंड है किसके पास लैंड नहीं है, ये सब अब इनके हाथ में हो चुका था। जैसे जैसे ये लॉस बनाते वैसे वैसे हमारी सोसाइटी शेप हो रही थी। ठीक है, लैंड ओनरशिप किसके पास रहेगी ये इन पर डिपेंड हो रहा था। पीजेंट की मोबिलिटी भी इनके ऊपर डिपेंड होती थी कि पीजेंट कई बार भाग जाते थे, उनसे रेंट पे नहीं होती थी तो वो अपनी जगह छोड़ छोड़ के भागते थे। तो वो भी इन्हीं की वजह से होता था। मनी बोरोइंग का पैटर्न बदला था। बहुत कुछ चेंजेस आए थे सिर्फ और सिर्फ इन ब्रिटिशर्स की वजह से हमारी कंट्री के अंदर। अब ऐसा नहीं है जो भी राइट ये लोग गाइस बनाते थे, जो लॉज इन्होंने बनाया लोगों ने चुपचाप जो है एक्सेप्ट कर लिए। नहीं, लोग कई बार उसका विरोध भी बहुत ज्यादा करते थे बट चलती तो नहीं थी ब्रिटिशर्स के आगे। तो यही होता था, हमें इनकी बातें माननी पड़ती थी। अब व्हाट आर द सोर्सेस अबाउट दिस चैप्टर? अब जिस चैप्टर में हम इतना कुछ पढ़ने वाले हैं, विल स्टडी अबाउट सांथाल्स, पहाड़ीज, डेक्कन के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर जब कॉटन का बहुत प्रोडक्शन हुआ, बहुत कुछ हम पढ़ेंगे। तो हमें कैसे पता है इस सब के बारे में? तो इसके लिए हमारे पास सोर्सेज में है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अकाउंट्स बनाती थी ना खर्चे के, वो हो गया। और सारे के सारे सर्वे जो ये लोग करते थे वो है। ये तीनों को लर्न कर लो, 1 मार्कर क्वेश्चन में आएगा। जर्नल्स एंड अकाउंट्स ऑफ सर्वेयर्स एंड ट्रैवलर्स, जितने भी ट्रैवलर्स थे ये पता क्या करते थे? ये इंडिया के कोने कोनों में ट्रैवलर्स और सर्वेयर्स को भेजते थे, चलो जाओ वहाँ पता लगा के आओ कौन सी रिसोर्स है, कैसे टाइप के लोग रहते हैं, कि ये फिर वहाँ पे भी जाते थे और फिर वहाँ पे उन पे राज करके उनसे भी पैसा लेते थे। तो रिपोर्ट्स बाय इंक्वायरी कमीशन ऑल्सो, हर जगह से हमें पता चलता है। फेमाइन की रिपोर्ट से भी, रिवॉल्ट अगर कोई करते थे पीजेंट्स, खिलाफ इनके बगावत करते थे, हर ये कुछ चीजें हैं हमारी सोर्सेज है। तो तीनों ये आपको लर्न करनी है हमारी सोर्सेज। अब इनकी जो हमारे हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि ये जो सोर्सेज है हम उन पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो भी सोर्सेज है वो ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई हैं, तो ऑब्वियसली ये खुद को ही सही दिखाएंगे। तो हमें सारा तो सच नहीं पता चलेगा। जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि आईने अकबरी में तो मुगल्स का पॉइंट ऑफ व्यू गिवन है, यहीं पे यही है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू गिवन है। बट स्टिल एक पूरा पिक्चर तो हमें मिल ही जाता है कि क्या है, बट केयरफुली हमें चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये हमारा ग्रे बॉक्स में हमारे को इतना ही बता रखा था। अब आता है हमारा पहला टॉपिक, बंगाल एंड द जमींदार्स। तो बंगाल पहला रीजन था जो हमारे ब्रिटिशर्स के जो है पूरे कंट्रोल में आया था। वो द फर्स्ट रीजन कौन सा था? बंगाल था। यहाँ पे आते ही इन्होंने रूरल सोसाइटी को चेंज करना शुरू कर दिया, यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगा दिया। एंड जैसे 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 हमारी ये कंट्री का रूल जो है आप कह
सकते हो अर्ली ईयर्स की अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंट्री साइड में बिल्कुल बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने शुरू हो गए थे इनके आते ही। ठीक है, अब पहला टॉपिक आता है हमारा इसका, मैंने टॉपिक वाइज ही पढ़ाना है आपको। ठीक है, जिससे कि जब अगर कभी आप एनसीईआरटी खोल के देख रहे हो तो यू विल बी लाइक मुझे एक एक वर्ड इसका आता है, क्योंकि एक एक वर्ड को मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है एंड पॉइंट वाइज पढ़े, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पॉइंट वाइज आएंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड इन द ऑक्शन इन बुर्दवन, मैं आपको समझा रही हूँ, आपको पॉइंट बना के बस लिख देना है। तो बात है ये 1797 की। ठीक है, और जो ये ब्रिटिशर्स है इन्होंने 1793 के अंदर एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लगा दिया था हमारी कंट्री के अंदर। इससे क्या हुआ था, फिक्स्ड हो गया था जमींदारी रेवेन्यू परमानेंटली। मतलब क्या, पहले इसे समझो, परमानेंट जमींदारी सिस्टम क्या था। इन्होंने क्या करा, जैसे ना हमारे यहाँ पे जमींदार्स होते थे बड़े बड़े, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जमींदार्स होते थे, उनको जो है लैंड दे रखा होता था ब्रिटिशर्स ने। लैंड किसका है, वो ब्रिटिशर्स का है। ठीक है, सारे लैंड पे अब हक हो चुका था ब्रिटिशर्स का, बट अब ये खुद तो नहीं रखते थे इनको, ये इन लैंड्स की ज़मींदारी जो है वो ज़मींदार को ट्रांसफ़र कर देते थे। अब ये लैंड हो गया ज़मींदार का। अब ज़मींदार भी खुद तो खेती नहीं करेगा, वो पीजेंट्स को ये लैंड देता था और पीजेंट्स इसके ऊपर खेती करते थे और जो फसल है वो उगाते थे पीजेंट्स। अब इसमें ब्रिटिशर्स का क्या फ़ायदा, तो ये लोग क्या करते थे, इन्होंने क्या करा कि ये फसल जितनी बिकेगी इस पर जो, वैसे क्या है कि जो फसल बिकी उस पर रेंट जो है वो ज़मींदार को देंगे, ज़मींदार कुछ अपने पास रखे बाकी ब्रिटिशर्स को दे देगा। वैसे तो ये सिस्टम होता, बट अब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया परमानेंट, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट रख दी, सब जो मैंने लिखा 1000 रुपये इन्होंने फिक्स्ड अमाउंट रख दी कि 1000 रुपये महीना आपको रेंट पे करना ही करना है जो फसल के ऊपर है। ठीक है, ये परमानेंट है। अब अगर फार्मर का जो है प्रॉफिट हुआ, मैं कह रही हूँ फार्मर ने 5000 रुपये कमाए हैं तो भी उसे 1000 रुपये ही पे करने हैं, और उसने 2000 रुपये कमाए हैं तो भी उसने 1000 रुपये ही पे करने हैं, या अगर वो लॉस में गया उसने बस 500 रुपये कमाए हैं तो भी उसे 1000 रुपये ब्रिटिशर्स को एज अ रेंट देने ही देने होंगे। ये इन्होंने परमानेंट सिस्टम कर दिया था कि हम एक परमानेंट रेवेन्यू फिक्स कर रहे हैं। वो फिक्स करने का बहुत लंबा तरीका होता था, ये नाप के अपना आराम से सर्वे करके रखते थे। तो इन्होंने अब 1793 के अंदर ये परमानेंट सिस्टम लागू कर दिया। इन्होंने कहा जो फार्मर्स हैं हम उनका रेंट फिक्स कर रहे हैं, ज़मींदार से उनसे ये रेंट लेंगे, चाहे कितने ही साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, 15 साल हो, यही फिक्स्ड रेवेन्यू हमें मिलेगा। तो इसमें इन्होंने कहा हमने ऐसा क्यों करा है कि कल को जब आपकी प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको कम हमें रेवेन्यू देना होगा। तो इनको लग रहा था कि इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, तो इन्होंने एक फिक्स्ड रेवेन्यू सेटल कर दिया। तो और यही सबसे बड़ी गड़बड़ करी थी ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है फार्मर्स को होता था, वो तो बेचारे लॉसेज में होते थे, कर्जों में होते थे। और ये जो फिक्स्ड रेवेन्यू है इसके पीछे ये इनसे पड़े रहते थे कि हमें ये फिक्स्ड रेवेन्यू दो। अब ये जो 1000 रुपये मैंने कहा इनका फिक्स्ड रेवेन्यू है, ये फार्मर किसको देता था, ज़मींदार को, और ज़मींदार को पे करना होता था ब्रिटिशर को। अब भैया बीच में पिस जाता था हमारा जो है ज़मींदार। क्या है, अगर बेचारा फार्मर रेंट पे नहीं कर पाया तो ज़मींदार आगे ब्रिटिशर को क्या देगा, कुछ भी नहीं दे पाएगा ना। तो जो है अगर ब्रिटिशर्स ने एक लॉ लगा रखा था कि अगर तुमने हमारे को एक डेट दे रखी होती थी, अगर आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे, इसे सनसेट लॉ कहते हैं, कि ये डेट है, इस डेट के रात दोपहर मतलब सूरज ढलने तक अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो ये ज़मींदार की जितनी प्रॉपर्टी है, उसका घर हो गया, उसका मकान हो गया, ईच एंड एवरीथिंग, वो इसको ये कॉन्फिस्केट कर लेते। तो ज़मींदार के ऊपर होता था कि रेंट वसूल करके लाना ही है और ब्रिटिशर्स तक पहुंचाना ही है, वरना तो उसकी पूरी की पूरी ज़मीन है, जायदाद ये ब्रिटिशर्स रख लेंगे। ठीक है, तो इसमें सब सफ़र कर रहे थे, फार्मर भी सफ़र करता था, ज़मींदार भी सफ़र करता था। ठीक है, तो चलो अब पढ़ते हैं। मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दे दिया है, इसी पे पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है। तो यही चीज़ अब आपको यहाँ पे मैंने लिख रखी है, हिंदी में समझा दिया है। तो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन्होंने करा था, ज़मींदारी का रेवेन्यू परमानेंटली फिक्स कर दिया था, कितने ही साल बढ़ते रहे इन्होंने कहा रेवेन्यू हमारा फिक्स रहेगा। अगर कोई रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था ज़मींदार तो उसकी जितनी भी ज़मीन है, जायदाद है, उसकी बोली लग जाती थी, वो ऑक्शन हो जाता था। ऐसा ही होता है राजा ऑफ बुर्दवन के साथ में, जिनका मासिव अरेराज जो थे, यानी कि पूरी उनके कोठी बंगले, उनकी बड़ी बड़ी जो है आप कहोगी ज़मीनें, उसका इन्होंने महल्स एस्टेट कहते थे। जो भी ज़मीनदार होता था ना, उसके घर को, उसके एस्टेट को महल कहते थे। सबको इन्होंने ऑक्शन पे लगा दिया, बहुत बड़ा पब्लिक ऑक्शन हुआ था और बहुत सारा जो है बिडर्स यहाँ पे आए थे बोली लगाने में। आजकल तो मूवीज़ में, शॉर्ट्स में आप लोगों ने मतलब जो सीरीज़ होती है उनमें देखा होगा बोलियाँ कैसे लगती है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि लोग कहते हैं इतने इतने, जो सबसे ज़्यादा बिड करता है उसकी हो जाती है वो। ठीक है, बट इसके अंदर एक ट्विस्ट था कि पता है क्या करते थे ये जो ज़मींदार लोग होते थे, ये भी बहुत चालू होते थे, ये कोई सीधे थोड़ी थे। ये क्या करते थे, जो बिडर्स होते थे, यानी कि जो लोग बोली लगाने वहाँ गए हैं, वो इनके जान पहचान वाले ही होते थे, वो इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार, इनके घर के नौकर ही होते थे। ये
अपनी जगह उनको भेज देते थे कि हमारी जो सारी की सारी ज़मीनें हैं तुम खुद ही जाके खरीद लो। क्यों? क्योंकि इन पे ऑलरेडी बहुत सारा ब्लैक मनी होता था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को रेंट ना देनी पड़े इनको, इसलिए ये कई बार ऐसे ऐसे मीनिंग्स भी लगाते थे कि भैया ब्रिटिशर्स ने क्या कहा है, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लेंगे अगर रेंट नहीं दिया तो ये चाहे इनके पास रेंट हो, ये तब भी ब्रिटिशर्स को नहीं देते थे कि ठीक है करोगे प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट, हम अपने उसी पैसे से खरीद लेंगे किसी और के नाम पे, ठीक है। तो ये लोग करते थे। तो बाद में पता चला कि जो मोस्ट बिडर्स थे ये बुडवन वाले जो केस में, वो सर्वेंट्स थे और एजेंट्स के राजा की ही। राजा कौन हुआ? जमींदार को राजा भी कहा जाता था। ये इससे पहले वाले चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया था कि कैसा सिस्टम होता था। एक जमींदार की बहुत पावर होल्ड करता था, वो राजा टाइप ही होता था, महल में रहता था, उसकी अपनी बहुत सारी ज़मीनें होती थी, मार्केट भी होते थे उसके अपने, जहाँ पे लोग जो फसलें उगा रहे हैं उसे रेंट भी पे करेंगे और उस मार्केट में बेचेंगे भी। एक पूरा जो छोटे छोटे किंगडम्स ही होते थे, ठीक है। तो राजा ने क्या करा, अपने सारे नौकरों को, अपने सारे एजेंट्स को अपने बिहाफ पे वो खरीदने भेज दिया। 95% ऑफ द ऑक्शन जो था वो फेक और फिक्शियस था, ठीक है। एंड पब्लिकली एस्टेट जो है उसको सोल्ड किया जा रहा था। रियलिटी क्या थी? राजा ने सारी की सारी जमींदारी अपने हाथ में ही रख ली थी, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारे उस केस के अंदर। राजा मतलब क्या आपकी बुक में बता रखा है, राजा एक लिटरली किंग टर्म जो होता है वो यूज होता था बहुत पावरफुल जमींदार्स के लिए। अब ऐसा क्यों था कि जो हमारे राजा है वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे? व्हाई इट हैपन, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की वजह से कई बार राजा लोग रेवेन्यू इसलिए नहीं पे कर पाते थे क्योंकि इनिशियल रेवेन्यू जो इन्होंने सेट करा था वो बहुत ज्यादा था। ब्रिटिशर्स कहते थे हमने ज्यादा इसलिए करा क्योंकि हम 10-20 साल तक भी इसे बदलेंगे नहीं। तो अगर इन्होंने 1000 रुपये रखा है तो इन्होंने कहा आगे तो आप कमाओगे ना, तब आपको प्रॉफिट होगा। तो जो है इस वजह से जो है फार्मर्स दे नहीं पाते थे टाइम पे जमींदार को रेट, और इसलिए जमींदार जो है आगे उन्हें नहीं दे पाता था। और उस समय इतना बैड एग्रीकल्चर की हालत थी, कभी क्रॉप फेलियर हो गया, इरिगेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, बारिश नहीं आई, तो ये सब प्रॉब्लम तो चलती रहती थी, फार्मर्स का प्रॉफिट होता ही नहीं था और वो हमेशा स्ट्रगल करते थे रेंट पे करने के अंदर, ठीक है जी। अब क्या हुआ, हमारे जितने भी परचेजर्स थे ये राजा के ट्रस्टेड मैन होते थे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता था, ये लोग ना बिल्कुल फेक बोलियां लगाते थे। जैसे कि मैं अगर कहूँ आपको, इन्होंने कह दिया, जैसे मैं कह रही हूँ बहुत सारे लोग हैं ये बैठे हुए हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है पैसे बता दिए कि ये हम खरीद रहे हैं, ये एक पीस ऑफ लैंड है, इसको इन्होंने कह दिया हाँ हम 50,000 में खरीदेंगे, हम 1 लाख में खरीदेंगे, हम 10 लाख में खरीदेंगे। इनमें से एक ने कह दिया हाँ मैं तो 4 लाख में खरीदूंगा, और इन्होंने कहा ठीक है जी हम आपको ये बेच देंगे। बट बाद में वो गायब हो जाता था बिल्कुल, वो 4 लाख रुपए देगा ही नहीं स्टेट को, और फिर वो प्रॉपर्टी ऐसी की ऐसी ही रह जाती थी। इसको कहते हैं बेनामी सेल्स। बेनामी सेल्स भी बहुत होती थी कि तुम चले जाओ ऑक्शन के अंदर, कह दो हाँ मैं खरीद रहा हूँ, बाद में मत दो पैसे, तो उस समय तो वो ऑक्शन एंड हो गया ना कि हाँ ये जना खरीदेगा, और बाद में कोई आता ही नहीं है पैसे पे करने के लिए, तो वो प्रॉपर्टी वैसे की वैसी पड़ी रहती थी और बाद में फिर ये ब्रिटिशर्स वापस ही कर देते थे राजा को या फिर जमींदार को। तो ये लोग बेनामी सेल्स भी लगाते थे। तो जमींदार बहुत टैक्टिक्स यूज करते थे कि हमारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट ना हो, ठीक है। तो इससे हमें क्या स्टोरी पता चलती है, इस चीज़ से हमें ये स्टोरी पता चलती है कि ज़मींदार आप कहो कि 24/7 जो है प्रेशर में रहते थे ब्रिटिशर के रेवेन्यू डिमांड की वजह से। इसलिए उन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाई थी, ऐसी साजिशें रची थी कि उनकी अपनी ज़मीन जो है उनका लॉस ना हो। दिस शोड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉलोनियल लॉज एंड लोकल पावर नेटवर्क। तो इससे आप समझ लो कि इन्होंने कैसा लॉ बनाया जो इंडियंस को इतनी प्रॉब्लम दे रहा था, ज़मींदार को भी और बाकी लोगों को भी। तो ब्रिटिश रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन डिड नॉट मैच द रूरल रियलिटीज़। तो जो इन्होंने बनाया कि हम इतना रेवेन्यू फिक्स कर रहे हैं, इससे हमारी रूरल को समझ के तो लगाते, कुछ जो टैक्स लगा रहे हो कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, बट इन्हें कुछ नहीं था, इन्हें बस अपने पैसे से मतलब था। इसीलिए जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्रिएट हुई। कई बार तो ये लोग जो है प्रॉपर्टी बच जाए इनके हाथ में, इसलिए अपनी मम्मी के नाम पे भी ट्रांसफ़र कर दिया करते थे, क्योंकि जो है अगर मम्मी के नाम पे हो तो फिर प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट नहीं होती थी। तो ये सबसे ईजी साधन होता था एक ज़मींदार के पास कि उसकी प्रॉपर्टी कह रहे बेचोगे तो वो उससे पहले अपनी मम्मी के नाम पे कर देंगे सारी प्रॉपर्टी को, फिर नहीं बेच सकती वो। तो इस टाइप का पूरा एक टर्मोइल का सिस्टम बन जाता था जब भी रेवेन्यू की बात आती थी, ठीक है। अब द प्रॉब्लम ऑफ द अनपेड रेवेन्यू, ठीक है। अनपेड रेवेन्यू का क्या होता था, जो कभी मिलता ही नहीं था ब्रिटिशर को। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बाद 75% ऑफ द जमींदारीज जो है वो चेंज हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो है बहुत सारे जमींदार फेल कर जाते थे रेवेन्यू पे करने में। बहुत सारी सोल्ड जो एस्टेट्स जो थी वो सोल्ड किए जाते बिकॉज ऑफ द अनपेड रेवेन्यू। बहुत सारे जमींदार ऐसे होते थे वो पैसा दे ही नहीं पाते थे, उनको ब्रिटिशर्स को मिलता ही नहीं था उन्हें फार्मर्स से, ठीक है। बाय 1770 सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए जनरेट हुई क्योंकि बंगाल के अंदर फेमाइन भी उसी समय पे आई थी। अब फेमाइन आई थी, सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी, ड्रॉट भी था।
उसी बीच में इन्होंने ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लगा दिया था। तो इसलिए वो जो 1000 रुपये, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, जो रेंट था वो फार्मर्स चाह के भी पूरा कर ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो ब्रिटिश बिलीव्ड इम्प्रूवमेंट नीडेड, सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स एंड परमानेंट फिक्स रेवेन्यू रेट्स। ब्रिटिशर्स ने जो है ये क्यों लगाया था सिस्टम? ब्रिटिशर्स ने, अगर आप सोच रहे हो कि ये पागल है, इन्होंने ऐसा सिस्टम क्यों निकल लगाया, इतना ज़्यादा इन्होंने रेवेन्यू रेट हाई कर दिया था। तो इनका ये कहना था कि देखो इस चीज़ से क्या होगा, फार्मर की भी टेंशन खत्म है। फार्मर को पता है कि मैंने मैं जैसे एक्स अमाउंट कह रही हूँ, 1000 रुपये ही देना है मैंने रेवेन्यू, चाहे मेरी कितनी ही कमाई हो रही हो, चाहे मैं 5000 कमाऊँ, चाहे मैं 10,000 कमाऊँ, चाहे मैं 1000 रुपये ही कमाऊँ, चाहे मैं 500 रुपये कमाऊँ, मुझे इतनी ही फिक्स्ड अमाउंट देनी है, मुझे प्रॉफिट को शेयर नहीं करना पड़ेगा कभी भी। तो ये कहते थे कि इससे क्या होगा, फार्मर और ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा कि मैं अच्छी फार्मिंग करूँ, क्योंकि अगर मेरा ज़्यादा फ़ायदा होगा, सपोज़ करो फार्मर ने 5000 रुपये कमा लिए, तो उसमें से उसको सिर्फ 1000 रुपये ही ब्रिटिशर्स को देने हैं, और कल को उसने और मेहनत करी और उसका प्रोड्यूस 10,000 का आ गया तो भी उसे 1000 ही देने हैं। कल को उसने 20,000 रुपये कमा लिए तो भी उसे 1000 रुपये ही देने। तो ब्रिटिशर्स की सोच ये थी कि इससे फार्मर मेहनत करेगा ज़्यादा, कोशिश करेगा वो ज़्यादा कि मैं अपनी फसल बढ़िया उगाऊं, वो अपनी तरफ से इनपुट्स लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा वो एग्रीकल्चर के अंदर। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, एक नई क्लास निकल के आएगी ऑफ योमेन फार्मर्स, यानी कि अमीर फार्मर्स की, सेटल्ड फार्मर्स की, रिच लैंड ओनर्स जिनके पास पैसे होगा, जो लॉयल रहेंगे कंपनी के लिए, एक ऐसी क्लास ऑफ फार्मर्स बन जाएगी इंडिया के अंदर। उन्होंने कहा अगर ये सिस्टम, अब मैं कह रही हूँ, सही हो जाता तो बढ़िया था कि फार्मर्स कितने खुश होते कि भाई हमारी तो इतनी कमाई हो रही है और हमें पैसा बस 1000 रुपये ही देना है ब्रिटिशर्स को। तो उन्हें ब्रिटिशर्स अच्छे भी लगने लगते, वो ब्रिटिशर्स से भी लॉयल रहते, ज़मींदार को भी रेवेन्यू मिलता रहता, वो भी खुश रहते, तीनों जने खुश रहते। बट ये एक बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल सिस्टम था जो ये सोच रहे थे। उस ज़माने में फेमाइन आ रही थी, इरीगेशन की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, फसल उग ही नहीं रही थी, तो 1000 रुपये रेवेन्यू जो मैंने को एक एक्स अमाउंट जो इन्होंने रखा था परमानेंटली, वहाँ तक पहुँचना ही इतना मुश्किल, तो उससे आगे इन्वेस्टमेंट करनी तो बहुत दूर की बात थी। ये चीज़ को ये नहीं समझ पाए कि इसकी प्रॉब्लम यही थी, इसकी जो ये इनिशियल एक्स अमाउंट इन्होंने रखी थी वो कोई भी फार्मर कभी पे ही नहीं कर पा रहा था। और इनके तो सपने बड़े बड़े थे कि फार्मर बहुत पैसा कमाएगा, फिर इन्वेस्ट करेगा और फार्मर्स की एक बढ़िया क्लास निकल आएगी। तो इनके सपने बहुत ही अलग से थे। ठीक है, तो आफ्टर लॉन्ग डिबेट्स सेटलमेंट मेड विद राजाज एंड तालुकदार्स नाउ कॉल्ड जमींदार्स। तो इन्होंने तो ये सिस्टम अपना लगा दिया था, पहले इन लोगों ने मना भी करा था नहीं करो, बट इन्होंने ये सिस्टम लगा दिया था। अब ये जो जमींदार होते थे इन्हें बहुत सारे नाम से बुलाया जाता था, जमींदार्स भी, राजाज भी एंड तालुकदार्स भी। ठीक है, जमींदार्स बेसिकली कौन होते थे, रेवेन्यू कलेक्टर्स। ठीक है, जिनकी जमीनें और जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, विलेज लैंड ओनर्स नहीं होते थे ये रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे। ईच जमींदार कंट्रोल्ड मेनी विलेजेस, समटाइम्स 400 विलेजेस जो है जमींदार्स कलेक्ट करते थे। कंपनी ने टोटल रेवेन्यू परमानेंटली फिक्स कर रखा था और रेंट को विलेजेस से कलेक्ट करके कंपनी को पे किया जाता था और कुछ इनकम जमींदार अपने पास भी रखता था। अगर जमींदार फेल हो जाए तो उसकी एस्टेट ऑक्शन हो जाती थी। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अब आप इसको रीड कर रहे हो फ्रॉम द बुकिश लैंग्वेज। मैंने तो स्टार्टिंग के 5 मिनट में तुम्हें पूरी असलियत बता दी थी। अब आता है थर्ड टॉपिक 1.3, वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन द पेमेंट्स। ठीक है, तो यही बात जो मैंने अभी आपको पूरा समझाई थी वही अब आप रीड करो। तो कंपनी ने ये सोचा था कि अगर वो रेवेन्यू को फिक्स कर देंगे तो ज़मींदार को सिक्योरिटी रहेगी और मोर इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि ज़मींदार भी खुश रहेगा, फार्मर्स भी खुश रहेंगे और बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे एग्रीकल्चर के अंदर। बट इन रियलिटी जैसे मैंने आपको बताया है, एग्रीकल्चर बहुत बुरा था, तो इसलिए जो है रेवेन्यू कोई पे ही नहीं कर पाता था और इतना सारा बैलेंस ऊपर हो गया था। ठीक है, और रेवेन्यू डिमांड, ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इसलिए जो है फेल हो गया था क्योंकि जो रेवेन्यू इन्होंने इनिशियल रेवेन्यू रखा था वो बहुत ज़्यादा हाई रखा था, बहुत अनरियलिस्टिकली हाई रखा था। जैसे मैं 1000-2000 रुपये आपको कह रही हूँ, तो उस ज़माने में वो बहुत बड़ी बात थी। वहाँ तक पहुँचना ही फार्मर के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि वो इतना रेवेन्यू पे कर पाए। और ये कह रहे हैं कि उससे वो आगे जो है हम 10-20 साल के लिए ऐसे ही रखेंगे, तो ये बिल्कुल एक गलत सिस्टम इन्होंने बनाया था। दे फियर दैट इफ रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर एवर दे वुड मिस फ्यूचर प्रॉफिट। अब इन्होंने कहा कि हमने जो है इतना ज़्यादा रेवेन्यू, जो पहला रेवेन्यू है ये हाई इसलिए रखा है क्योंकि जो है हम कभी इसे बदलेंगे नहीं, आगे 10 साल हम रूल करें, 20 साल हम रूल करें, हमेशा यही रहेगा। हमने जो अमाउंट फिक्स करी है, आगे चल के तो आप प्राइस राइज होगा, आप प्रॉफिट कमाओगे, कल्टिवेशन भी एक्सपेंड होगा, तो इसलिए हमारा फ्यूचर में लॉस ना हो, इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही ज़्यादा अमाउंट रख दी है।
इन्होंने ऐसे कहा, ठीक है। एंड अगर हम उनकी रियलिटी की बात करें उस जमाने की, तो एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत लो थे, ठीक है। इसलिए रायट्स जो होते थे, रायट्स कौन है, फार्मर्स जो है वो रेंट पे नहीं कर पाते थे, और जब रायट्स रेंट पे नहीं कर पाते तो जमींदार कहाँ से ही कंपनी को रेंट पे करेंगे। तो वही चीज आपको दोबारा बताई गई है, ठीक है। अब रेवेन्यू हैड टू बी पेड इवन इफ हार्वेस्ट फेल्ड। इनको ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं था, इनको तो रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए। इन्होंने कहा हमें कोई मतलब नहीं, आपका रेवेन्यू फेल हो, तुमने बहुत प्रॉफिट कमा लिया, हमें हमारे जो फिक्स्ड अमाउंट है हमें वो चाहिए। नो फ्लेक्सिबिलिटी नो मर्सी। अगर आप कोई एक्सक्यूजेस दे रहे हो तो एक्सक्यूज हम नहीं सुनेंगे, रास्ता वही है, अगर आप फेल हो गए रेवेन्यू पे करने में तो वो जमींदार की सारी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेंगे बाय सनसेट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। क्या लगा रखा था इन्होंने, एक सनसेट लॉ लगा रखा था कि इस ड्यू डेट तक अगर जमींदारी ने जो है नहीं दिया, पूरा जमींदार ने अपना रेवेन्यू, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्शन वो कर देंगे, ठीक है। एंड इसी वजह से जो है पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। ब्रिटिशर्स रिकॉग्नाइज जमींदार्स बट वांटेड देम कंट्रोल्ड नॉट पावरफुल, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इससे क्या हुआ, जमींदार्स को पावर तो बहुत दी थी, उन पे इतनी जमीनें थी, उन पे रेवेन्यू कलेक्ट करने की ताकत थी, बट उनको पावरफुल नहीं बना रखा था, ठीक है। क्या हो रखा था, जैसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जमींदार का मैंने आपको कहा ना, उन पे अपनी आर्मी भी होती थी। जमींदार पहले बहुत, ये जो राजा टाइप ही रहते थे, इन पे बहुत पावर होती थी। धीरे धीरे इन्होंने जमींदार के जो ट्रूप्स होते थे उनको बैन कर दिया कि तुम अपने पास आर्मी नहीं रख सकते हो। अबॉलिश कस्टम ड्यूटीज़, काफ़ी सारी ड्यूटीज़ कस्टम की जो उनकी थी वो हटा दी। पुट कोर्ट्स अंडर कंपनी कलेक्टर, और साथ ही के साथ में इन्होंने जो भी ज़मींदार होता था उसके इलाके में एक अपना कंपनी की तरफ से कलेक्टर भी भेज रखा था। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो फार्मर क्या करते थे, ज़मींदार के पास जाते थे, जी हमें ये प्रॉब्लम है, और ज़मींदार सुलझाता था उनकी बात को। अब इन्होंने कंपनी की कोर्ट्स भी बना रखी थी कि कोई प्रॉब्लम होगी तो कंपनी की तरफ से इनका एक ब्रिटिशर रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे होता था, वो हर चीज़ को देखता रहता था। तो ज़मींदार से जो है सारे के सारे ज़मींदार को इन्होंने बहुत होल्ड करके अब रखा हुआ था। ज़मींदार के से सारी पावर अब छिनती जा रही थी, लोकल पुलिस पावर भी और लोकल जस्टिस अथॉरिटी की पावर भी। तो ब्रिटिशर ने जो ज़मींदार हैं, जो राजाज, जो हमने पिछले चैप्टर में मुगल वाले दौरान पढ़े, उनसे पावर अब छीननी शुरू कर दी थी। एक तो उनके एस्टेट तो सेल करेंगे वो तो अलग बात हो गई, बट रियलिटी में भी पहले जो ये राजा लोग होते थे, जो ज़मींदार होते थे, इनका और फार्मर का एक राजा और प्रजा वाला ही पूरा का पूरा एक आप कह सकते हो रिश्ता होता था। इनकी अपनी आर्मी होती थी, कोई प्रॉब्लम है तो ज़मींदार के पास जाएंगे फार्मर सुलझवाने। तो अब इन्होंने अपनी तरफ से एक कोर्ट भी वहाँ सेटल कर दी थी और उसको आर्मी रखने को भी मना कर दिया था, क्योंकि ज़मींदार पे आर्मी होती तो इन पे अटैक कर दिया था इसीलिए। तो कलेक्टरेट बिकेम अ राइवल पावर सेंटर अंडरमाइनिंग ज़मींदार कंप्लीटली। तो इसलिए क्या हुआ, जो कलेक्टरेट इन्होंने भेजा था, जो टैक्स कलेक्टर अपनी तरफ से इन्होंने भेजा था, वो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो इनका एक एम्बेसडर बन के हर उसके अंदर विलेज के अंदर बैठा होता था। अगर राजा फेल करेगा पे करने के लिए रेंट से, तो कंपनी ऑफिसर वहीं चला जाएगा और जो है चार्ज ले लेगा पूरे के पूरे उस ज़मींदार का, जो है पूरे गांव का, और उसकी जो है प्रॉपर्टी वो भी सेल हो जाएगी ऑक्शन के लिए। तो जब ज़मींदार की प्रॉपर्टी जब ऑक्शन हो रही होती थी, तो तब जो वो कंपनी का कलेक्टर होता था वो जाके पूरे गांव की, जिस भी एरिया का गांव है, 200 गांव 400 गांव जैसे मैंने कहा इनके अंडर में होते थे, उसकी सारी जो है पावर अब उस कलेक्टर के हाथ में आ जाती थी, ठीक है। अब जो है रेंट कलेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो अब इसको हमें रीड करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जब रेंट कलेक्शन होता था तब ऑन ग्राउंड क्या क्या प्रॉब्लम आती थी। तो चलो पढ़ते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आती थी रेंट कलेक्शन के टाइम पे हमारे को, ठीक है। लेट्स स्टडी। तो अमला कहते थे जमींदार के ऑफिसर को, जो विलेज से विलेज जाते थे कलेक्ट करने के लिए रेंट। अब जमींदार इतने बड़े लोग हैं, खुद थोड़ी जाएंगे एक फार्मर के पास रेंट कलेक्ट करने, उन्होंने भी आगे अपने लोग रखे होते थे जो रेंट कलेक्ट करने जाते थे, तो उन्हें हम कहते थे अमला, ठीक है। बट कलेक्शन वॉज वेरी स्ट्रगल, कलेक्शन करना बहुत मुश्किल काम था। क्यों? क्योंकि बैड हार्वेस्ट होती थी, हर बार ऐसा होता था सूखा पड़ गया, कुछ हो गया, और रायट्स जेन्युइनली कुडेंट पे। रायट्स कौन हुए? फार्मर। फार्मर सच में पे नहीं कर पाते थे। मतलब आप सोचो कि अमला जो जा रहा था उसे खुद बुरा लग रहा होगा उनसे रेंट मांगने में, कि उसे खुद दिख रहा है कि उस पर कुछ है ही नहीं, तो वो रेंट देगा कहाँ से। सम रायट्स डेलिबरेटली डिलीट द पेमेंट्स, बट कुछ रायट्स, कुछ फार्मर्स चालू भी होते थे, वो जान के पेमेंट नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम पे नहीं करेंगे तो हमारा थोड़ी कुछ जा रहा है, ये जो ज़मींदार है इसी की ज़मीनें ऑक्शन होंगी, इसी की सारी पावर छिनेगी, तो हमें क्या है। तो कुछ रायट्स जो अमीर होते थे ना, वो स्पेशली करते थे, जान के नहीं पे करते थे रेवेन्यू को। जो कौन थे? रिच रायट्स, जिनको जोतदार्स कहते थे, और विलेज हेडमैन मंडल्स, जो हमने लास्ट चैप्टर में चैप्टर 8 में पढ़ा था। ये कहते थे कि चलो जान पूछ के नहीं देते हैं रेवेन्यू, अगर इन पे होता भी था कि क्या होगा, ज़मींदार का ही तो नुकसान है, हमारा थोड़ी कोई नुकसान हो रहा है,
रहा है इसमें, ऑफन साइडेड अगेंस्ट जमींदार्स, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, इंजॉयड सीइंग देम इन ट्रबल, उन्हें लगता था सही है, इनको प्रॉब्लम होगी, जमींदार की स्टेट ऑक्शन होगी, ये परेशान होकर बैठेंगे, अच्छी बात है, इन्हें परेशान होने तो हम नहीं देते रेवेन्यू, ठीक है। एंड जमींदार कुड नॉट ईजिली डोमिनेट देम, और अब जमींदार इनके ऊपर अपनी डोमिनेशन अमीर वाले फार्मर्स पे तो बिल्कुल नहीं चला पाते थे, क्योंकि उनकी तो सारी पावर ब्रिटिशर्स ने छीन ही रखी थी। कभी कभी ये लीगल रूट्स भी यूज़ करने की कोशिश करते थे, बट वो यूजलेस रहते थे। तो कोर्ट केसेस ड्रैग्ड फॉर ऑलमोस्ट 1 फॉर ईयर्स, समझ लो अगर कोई केस लगा देते थे कि नहीं इन पे है रेवेन्यू, ये पे नहीं कर रहे हैं, या ये है वो है, जो इन्होंने अपनी कोर्ट बनाई थी, तो वुड वन अलोन की अगर हम बोले तो 30,000 प्लस पेंडिंग रेंट सूट्स जो है वहाँ 1978 में पड़े हुए थे। अगर ज़मींदार मतलब केस कर देना फार्मर के ऊपर कि इस पे है पैसा तो भी मुझे नहीं दे रहा है, तो वो केस ऐसे 30,000 तो केस ऐसे ही पड़े हुए थे कि जिन पे सुनवाई होगी, और वो कभी होती ही नहीं थी। तो फार्मर्स ने भी अब अपना, जो रिच वाले फार्मर्स थे उन्होंने भी सोच लिया था हम क्यों ही पे करें इनको रेंट, इनकी तो प्रॉपर्टी जाएगी, हमें क्या है। तो सब अपना अपना प्रॉफिट सोचे जा रहे थे, ऐसा हो रहा था। तो अभी आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द राइज ऑफ जोतदार्स। जोतदार्स कौन हुए? वही अमीर पीजेंट्स जिनकी मैं आपको बात बता रही हूँ। जोतदार्स थे बहुत अमीर पीजेंट्स बंगाल के। दे बिकेम पावरफुल व्हेन जमींदार्स वर डिक्लाइनिंग एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। ये पावरफुल कब हुए? जब ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लगा और जमींदार से उनकी पावर छिनी। जमींदार्स को उसकी आर्मी रखनी मना कर दी उन्होंने, जमींदार्स को उन्होंने ये मना कर दिया कि आप कोर्ट नहीं संभालोगे, हमारा कलेक्टर आएगा, तो और जो है अगर तुमने रेंट पे नहीं करा तो तुम्हारी प्रॉपर्टी ही हम रख लेंगे। तो जो अमीर फार्मर्स थे उनको एक मौका मिल गया अपनी पावर और बढ़ाने का, ठीक है। दिस वॉज डिस्क्राइब क्लियरली बाय द फ्रैंक बुचनन सर्वे ऑफ दीजनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल। अब ये नाम याद रख लो, फ्रैंक बुचनन, ये एक ट्रैवलर थे। जैसे हमने चैप्टर 5 में अलग अलग ट्रैवलर्स पढ़े थे ना, ऐसे ये ट्रैवलर थे, ये इंडिया आए थे और ये ब्रिटिशर्स की तरफ से और उनके कहने पे जगह जगह जाते थे इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए। तो ये भी यहाँ आए थे और इन्होंने नॉर्थ बंगाल के बारे में लिखी भी थी पूरी की पूरी कहानी। अब वो सोर्स में गिवन है, जब आपको टाइम मिलेगा बुक में से खोल के वो सोर्स को रीड कर लेना, ठीक है। नाउ व्हाई वर जोतदार्स पावरफुल? जोतदार थे पावरफुल क्यों थे? तो जोतदार 1800s की अगर हम बात करें तो ओन्ड ह्यूज लैंड रिसोर्सेस, उनके पास बहुत बड़े बड़े अपने खेत होते थे, सेवरल थाउजेंड एकर्स तक के खेत इनके पास होते थे। और ये साथ ही के साथ में लोकल ट्रेड को भी कंट्रोल करते थे और मनी ट्रेडिंग भी ये लोग करते थे और मनी लेंडिंग भी ये लोग करते थे कि जो गरीब गरीब फार्मर्स होते थे इनसे आके ब्याज पे पैसा लिया करते थे। तो पुअर कल्टिवेटर्स जो है इन्हीं पे डिपेंडेंट होते थे जोतदार्स पे अपनी फार्मिंग करने के लिए, कि अगर उन्हें कोई हल भी खरीदना है, ऑक्स भी खरीदनी है, तो वो इनसे आके पैसा मांगते थे, सीड के लिए इनसे पैसे मांगते थे और इन्हें वो इंटरेस्ट पे करते रहते थे बेचारे, ठीक है। हाउ वॉज देयर लैंड कल्टिवेटेड? जितने भी ये हमारे जोतदार्स होते थे इन पे बहुत सारे फार्म्स होते थे अपने, तो इनके फार्म्स को ये खुद तो कल्टिवेट अब नहीं करते थे, अब इतने अमीर हो गए, तो ये वो कराते थे शेयर क्रॉपर से। शेयर क्रॉपर पता है? शेयर क्रॉपर को कहते हैं अधियार्स या बरगदार्स। लर्न कर लो, 1 मार्कर है। शेयर क्रॉपर का क्या नाम बताया इस चैप्टर में हमें? अधियार्स या बरगदार्स। ये कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो दूसरों की ज़मीनों पे अपना काम करते हैं। जैसे कि ये एक फार्मर है, इसे बहुत अच्छी फार्मिंग आती है बट इस पे अपना खेत नहीं है, या जो इसका खेत था वो ख़राब हो गया, तो ये किसी रिच से फार्मर को ढूंढेगा कि भैया तुम्हारे पे खेत है। रिच फार्मर कहेगा हाँ है, तो वो कहेगा चलो मैं इस पे खेती कर देता हूँ, ठीक है, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, मैं फसल उगा के तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। और ये अपना आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इस फसल का 20% हिस्सा ये रखेगा, बाकी सब इसका हो जाएगा रिच फार्मर का, या फिर जो है सारा का सारा रिच फार्मर का होगा, ये इन्हें बस सैलरी पे करेगा, वेजेस पे करेगा। ये इनका अपना आपस में होता है डिस्कस करने का। शेयर क्रॉपर मतलब क्या हुआ? ज़्यादातर तो यही होता है, फसल जो क्रॉप होती है वो शेयर होती है आपस में, कि ज़्यादा हिस्सा जिसकी ज़मीन है वो रखेगा और कम हिस्सा जो है जो शेयर क्रॉपर है वो रखेगा। कई बार ऐसा होता है, ये जो शेयर क्रॉपर होते हैं, फार्मर होते हैं, कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट भी हमारी होगी, यानी कि सीड भी हम लाएंगे और जितने इनपुट्स लगेंगे, इरिगेशन होगी, वो सब का पैसा भी हम देंगे, तो तब इनका शेयर थोड़ा ज़्यादा हो जाता था। बट अगर सारे के सारे इनपुट्स रिच फार्मर दे रहा है तो इनका शेयर और कम हो जाता था। तो शेयर क्रॉपर्स बॉट देयर ओन प्लॉट्स, कई बार ये अपने प्लॉ लाते थे। वर्कड ऑन जोतदार्स लैंड, ठीक है। गेव हाफ ऑफ द प्रोड्यूस टू द जोतदार आफ्टर द हार्वेस्ट। तो ज़्यादातर तो यही होता था, ये अपने इनपुट्स लाते थे और आधा प्रोड्यूस इन्हें दे देते थे। बट कई बार अलग अलग सिस्टम भी होते थे जो मैंने आपको
आपको बता दिए हैं। नाउ व्हाई वर जोतदार्स नाउ मोर पावरफुल देन द जमींदार्स। अब जोतदार जो थे, ये रिच फार्मर जो थे, ये जमींदार से ज़्यादा पावरफुल क्यों हो रहे थे? क्यों? क्योंकि ज़मींदार लोग जो होते थे ना गाइस, ये लोग शहरों में ज़्यादा रहते थे एंड ये विलेजेस से बहुत दूर रहते थे। बट जो जोतदार है वो तो उस विलेज के अंदर ही रह रहे हैं, वो तो रोज़ फार्मर से मिल रहे हैं, उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता था फार्मर्स के साथ, और वही फार्मर उनकी आर्मी की तरह भी एक्ट करते थे। कई बार उनके अपने लोकल ना, मतलब उन्होंने अपने गुंडे रख रखे होते थे, तो इसलिए वो ज़मींदारों से बिल्कुल भी अब डरते नहीं थे। कौन? जोतदार्स। हाउ डिड जोतदार चैलेंज द जमींदार। अब किस तरीके से जो जोतदार है वो चैलेंज करते थे जमींदार को? दे अपोज जमींदार्स अटेम्प्ट टू इंक्रीज जमा, यानी कि रेवेन्यू डिमांड ऑफ द विलेज। अब ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने को कहा जाता है उसको जमा कहते हैं। तो अगर कभी जो पीजेंट कहते, मतलब ये कहते थे हमारे ज़मींदार कि हम थोड़ा रेवेन्यू बढ़ाएंगे, आप सही टाइम पे दो, ये वो, तो वो मना कर देते थे। स्टॉप ज़मींदारी ऑफिशियल फ्रॉम डूइंग देयर वर्क। जब उनका कोई आदमी आता था रेवेन्यू कलेक्ट करने, उसको तंग करते थे। यूज़ देयर डिपेंडेंट राइट्स टू रेजिस्ट एंड प्रोटेस्ट। वहाँ प्रोटेस्ट करते थे, हम नहीं देंगे वो। ऑफन डिलेड रेंट पेमेंट्स इंटेंशनली, और इंटेंशनली बहुत रेंट पे धीरे धीरे करते थे। व्हेन ज़मींदार स्टेट वर ऑक्शन। अब जब पता है ऑक्शंस होते थे किसके? ज़मींदार की जो स्टेट होती थी। जैसे ये बुडवन की बोली लगना मैंने आपको बताया, अगर कोई ज़मींदार रेंट पे नहीं कर पाया और ऑक्शन होते थे, तो यही अमीर वाले जो जोतदार्स थे, जो अमीर वाले फार्मर्स होते थे, रायट्स होते थे, ये वहाँ चले जाते थे उनकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। दे टुक ओवर लार्ज एस्टेट्स व्हेन ज़मींदारीज फेल टू पे द रेवेन्यू। तो जब ज़मींदार अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे, तो यही उनकी प्रॉपर्टी जाके खरीद लेते थे। क्यों? क्योंकि इनको बहुत प्रॉफिट होता था एग्रीकल्चर से। नाउ व्हाई वर दे स्ट्रॉन्गर। क्यों ये ज़मींदार से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे? तो नॉर्थ बंगाल के जितने भी ये रिच फार्मर्स थे, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे। दे वर कॉल्ड होल ऑर्डर्स इन सम रीजन्स, गंतीदार्स या फिर मंटल्स इन द अदर रीजन। सो इसलिए जैसे जैसे ग्रोथ होती रही जोतदार्स की पावर की, जमींदार्स की पावर डिक्लाइन होती रही, एंड आने वाले समय में रियल अथॉरिटी जो बंगाल की जाती है वो जाती है इन जोतदार्स या फिर आपको रिच पीजेंट्स के हाथ के अंदर। ठीक है, तो अब हमें पढ़ाया जाएगा टॉपिक 1.5 द जमींदार्स का रेजिस्ट। अभी तो तुम्हें बहुत तरस सा आ रहा होगा जमींदार के बारे में सुन के कि यार बीच में तो यही बेचारे परेशान हो रहे हैं कि इनको उधर से फार्मर रेंट नहीं दे रहा, उधर से ब्रिटिशर इनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लेंगे। बट ये जमींदार्स थे, इनकी तो मतलब आप कहो कि इनको ये सब हैंडल करना आता था, एंड ये भी कोई कम लालची नहीं होते थे। तो इवन दो द रेवेन्यू डिमांड बहुत हाई होती थी, एस्टेट्स ऑक्शन हो रहे थे, ज़मींदार बहुत चालू थे, इनके पास अपने तरीके होते थे सर्वाइव करने के। जैसे मैंने आपको कहा था ना, अपने एजेंट्स को भेज के जो है ये वो करवा देते थे। अब इनके पास और भी तरीके थे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमें अब बताया जा रहा है। पहली स्ट्रैटेजी इनके पास थी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या स्ट्रैटेजी होती थी ज़मींदार के पास अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। तो पहली स्ट्रैटेजी होती थी बेनामी परचेज की। ठीक है, इसमें क्या होता था, जमींदार स्मार्ट ट्रिक यूज करते थे कि अपनी जो है जमीन अपने पास ही रहे। यही राजा बुडवन ने करी थी। वो क्या है, फर्स्ट ही ट्रांसफर्ड पार्ट ऑफ हिज एस्टेट टू हिज मदर। अपनी मदर के नाम पे ट्रांसफर कर देना एसेट, क्योंकि ब्रिटिशर ने क्लियरली लिखा था कि अगर कंपनी में कोई वुमेन की प्रॉपर्टी होगी तो वो कंपनी जो है वो है मतलब वुमेन की प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये रूल था कि औरत की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जमींदार के जो एजेंट होते थे वो मैनिपुलेट कर देते थे ऑक्शंस को। कैसे करते थे वो ऑक्शंस, कैसे मैनिपुलेट होते थे, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। दे इंटेंशनली जो है डिडंट पे द रेवेन्यू लेटिंग एरियाज बिल्ट अप। क्या करते थे ये, मतलब कि रेवेन्यू आया नहीं पे करा, रेवेन्यू अगले महीने का नहीं पे करा, तीसरे महीने का नहीं पे करा, चौथे महीने का नहीं पे करा। इन्हें पता था लगेगा सनसेट लॉ, हमारी जो पूरी की पूरी ज़मीन है उसकी बोली लगेगी, उसका ऑक्शन होगा। अब जैसे ही एस्टेट ऑक्शन पे जाती थी, ये अपने बंदे वहाँ भेज देते थे कि जाओ यहाँ पे बिड लगाओ। बिड ये लगाते थे अनरियलिस्टिकली हाई, बहुत महंगी महंगी बिड लगा देते थे वहाँ बैठ के। जैसे तुम्हारे पे पैसा है नहीं जेब में और तुम ऑक्शन में जाके 10 करोड़ 20 करोड़ जाके बोलाओ, ये वाला काम करते थे ये लोग। ठीक है, देन दे रिफ्यूज टू पे द परचेज मनी। और जब बिड खत्म होता था, ऑक्शन खत्म होता था, गायब हो जाते थे और बिड का मनी परचेज मतलब देते ही नहीं थे। फिर ऑक्शन री ऑक्शन होता था। ठीक है, री ऑक्शन के समय पे भी ये दोबारा यही हरकत करते थे, तब कोई और एजेंट आके ऐसा काम करते थे। तो अगेन जमींदार्स मैन बाय इट एंड अगेन डोंट पे। ठीक है, दोबारा यही होता था। अब ऐसा रिपीटेडली होता रहता था, ऐसा नहीं है ब्रिटिशर पहली बारी में ही बोलियां लगवाना बंद कर देते थे। 5-6 बार तो ये ऑक्शन कंडक्ट करवाते थे, फिर ये भी थक जाते थे, कंपनी एग्जॉस्ट हो जाती थी, और बाकी बिडर्स जो होते थे जिनके पास एक्चुअली पैसा होता था,
ऐसा थोड़ी है जोतदार जाते थे, रायट्स जाते थे अमीर अमीर कि हम खरीद लेंगे ज़मींदार की ज़मीन। तो ये जो है अपने जो वो नकली बिडर्स होते थे ना, वो बहुत हाई बिड कर देते थे, तब वो उनको दे देते थे कि ठीक है आप खरीद लेना। अब धीरे धीरे बाकी बिडर्स भी बोर हो जाते कि भाई ये तो दोबारा यही होने वाला है, एंड फाइनली एस्टेट सोल्ड बैक हो जाती थी ज़मींदार को एट अ लो प्राइस। तो एज अ रिजल्ट बाद में क्या करते थे हमारे ब्रिटिशर्स कि चलो ठीक है ये ज़मीन तुम ही खरीद लो, और बहुत लो प्राइस पे ज़मींदार को बेच देते थे। अब ज़मींदार पे पैसा तो होता ही था, ऐसा थोड़ी ये कोई गरीब थे। तो ज़मींदार रिजल्ट क्या होता था इसका, नेवर पेड फुल रेवेन्यू एंड कंप्लीटली कंपनी रेयरली जो है आप कह सकते हो रिकवर्ड द अरेरास। यानी कि जो है कंपनी जो है ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो नुकसान में ही रहती थी कि इनको रेवेन्यू नहीं मिल पाता था। बट इन पे भी कोई तरस मत खाना, इनिशियल रेवेन्यू इन्होंने इतना हाई नहीं रखा होता तो शायद ये प्रॉब्लम कंडक्ट होती ही नहीं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। द स्केल ऑफ मैन्युपुलेशन और पढ़ना है हमें 1793 से 1801 के अंदर 4 बिग जमींदार इंक्लूडिंग बुर्दवन वाले जो है उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बेनामी परचेजेस करी थी। टुगेदर दे गेन 30 लाख वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ओवर 15% ऑफ ऑल ऑक्शन सेल्स वर फिक्शियस। ठीक है, नाउ और इनके पास तरीके होते थे कि इनकी ज़मीनें बिके ना, वो क्या होती थी, प्रिवेंटिंग आउटसाइडर्स फ्रॉम टेकिंग पोजेशन। ठीक है, इवन इफ समवन बॉट एन एस्टेट दे कुड नॉट ऑलवेज एक्चुअली एंटर इट। अगर किसी बहुत बड़े जोतदार ने जिसके पास बहुत पैसा है इनके ज़मीन जाके इनके ऑक्शन में से खरीद भी ली, तो तब ये उस ज़मींदार जो होते थे वो अपने गुंडे वहाँ खड़े कर देते थे, वो ज़मीन के अंदर किसी को घुसने ही नहीं देते थे। हाउ ज़मींदार स्टॉप देम, एजेंट ऑफ न्यू बायर्स वर अटैक्ड बाय द लठियाल्स। इनके पास अपने लोग होते थे लठियाल, यानी कि जिनके पास डंडे होते होंगे मारने के लिए टाइप। ठीक है, आर्म्ड मैन आप कहो, इनकी जो आर्मी होती थी, जब ब्रिटिशर मना करे ऐसे थोड़ी आर्मी नहीं रखते थे, कुछ तो ये रखते थे। एंड जो है रायट्स ऑल्सो ब्लॉक द आउटसाइडर, और अगर कोई आउटसाइडर ने जमीन खरीदी होती थी तो जो वो रायट्स होते थे, जो रिच पीजेंट होते थे, वो भी उनको रोक देते थे कि आप यहाँ नहीं आओगे। इवन तो रायत और जमींदार की तो बनती नहीं थी बिल्कुल भी, बट अगर कोई तीसरा इंसान एंटर करने वाला होता था इनकी जमीनों में तो रायट्स भी मना कर देते थे। वाई डिड द रायट्स सपोर्ट देयर ओल्ड जमींदार, कई बार ऐसा होता था कि जो रायत होते थे वो हेल्प कर देते थे जमींदार्स की। कौन रायट्स, रायत कौन होता है, फार्मर होता है, यानी कि फार्मर। ये जमीन है, जमींदार की जो जमीन है वो तो ऑक्शन हो गई, अब यहाँ पे कोई नया एजेंट आ रहा है, तो ये जो फार्मर होते थे ये उसे घुसने नहीं देते थे, उसको तंग करते थे। क्यों, फार्मर क्यों है, क्योंकि वो लॉयल होते थे अपने जमींदार के। हर फार्मर जो है, रिच वाला नहीं, नॉर्मल फार्मर की बात कर रही हूँ, हर फार्मर अपने जमींदार से परेशान नहीं रहता था। क्यों, क्योंकि वो उससे लॉयल होते थे, वो उनको जानते थे, वो उनकी इज्जत करते थे। दे कंसिडर्ड देमसेल्फ, उनकी प्रजा अपने जमींदार की, और न्यू बायर को वो आउटसाइडर समझते थे और उसे वेलकम नहीं करते थे। दिस मेड इट हार्ड टू रिमूव द ओल्ड जमींदार, इसलिए भी ओल्ड जमींदार को हटाना मुश्किल होता था ब्रिटिशर्स के लिए। तो चाहे ब्रिटिशर ने कहा तुम्हारी ज़मीन बेच देंगे, तो उस ज़मीन पे काम ज़मींदार थोड़ी करता था, करते तो फार्मर थे ना। तो जो नया आदमी आता था उसकी फार्मर सुनते नहीं थे, उन्हें अपने पुराने वाले मालिक की ही आदत थी और उसकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, अब कंडीशंस इंप्रूव होती है ज़मींदार की लेटर ऑन बाय अर्ली 1800 जब प्राइस रोज अगेन होते हैं, यानी कि तब मार्केट थोड़ा अप होता है, पैसा लोग कमाना शुरू करते हैं। रेवेन्यू रूल्स बिकेम मोर फ्लेक्सिबल, इन्होंने रेवेन्यू के रूल्स को थोड़ा चेंज करा। एंड दो जमींदार्स हु सर्वाइव्ड अर्लियर प्रॉब्लम्स बिकेम स्ट्रॉन्ग अगेन, तो वो जमींदार जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जमींदार्स कंटिन्यूड पावर थ्रू मोस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी तक जमींदार्स पे पावर रही। ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जब प्राइस क्रैश हुए थे, जमींदार कोलैप्स हुए थे, एंड जोतदार उस समय पे बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल बन गए थे रूरल बंगाल में। तो यही कहानी हमने पढ़ी अभी तक अपने जमींदार्स की। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट वाज द फिफ्थ रिपोर्ट। तो इतना आपने समझ लिया कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल के अंदर क्या सिस्टम लगाया था और उससे क्या हुआ। ठीक है, तो जमींदार 19th सेंचुरी तक तो सही चल रहा था इनका, बट 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, उसके बाद से फिर से प्रॉब्लम हुई थी और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो प्राइस क्रैश हो गए थे और ज़मींदार की कोलैप्स हुई। और तब वो एग्जैक्ट टाइम था जब जो रिच पीजेंट्स थे ना, रायट्स जिसको मैंने कहा, वो उन्होंने बंगाल को अपने हाथ में ले लिया था, उनके ज़्यादा पावरफुल क्रिएट हो गई थी। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द फिफ्थ रिपोर्ट। क्या है इस फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर, चलो पढ़ते हैं। तो फिफ्थ रिपोर्ट क्या है, एक ह्यूज रिपोर्ट है जिसमें 1002 पेजेस हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1813 में जो है भेजी गई थी। इट वाज द फिफ्थ इन अ सीरीज ऑफ रिव्यूइंग द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। ये जो है एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कैसा रूल कर रही है, उसने लिखा था किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, यानी कि ब्रिटिशर्स को भेजने के लिए वहाँ पे कि हमने देखो इंडिया में ये सब करा है। ओवर 800 पेजेस के अपेंडिसेस थे, पिटिशन,
डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट्स और स्टेटिस्टिक। अब इन्होंने ये लिखा क्यों था, वाई वॉज इट रिटन? तो कंपनी का रूल बिगेन हुआ था बंगाल के अंदर 1760s में, और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म मिल रहा था इंग्लैंड से कि ये सही से काम नहीं कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। मेनी ब्रिटिश ग्रुप वर अगेंस्ट द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एंड चाइना। काफ़ी सारे जो इनके ब्रिटिशर्स ये होते थे ना, ये कहते थे कि बहुत आपने मोनोपोली कंट्रोल कर रखा है, कि इंडिया और चाइना से ही आप लोग ट्रेड कर रहे हो, एंड प्राइवेट ट्रेडर्स वांटेड टू एंटर इनटू द इंडियन मार्केट। और ब्रिटेन के ही, ब्रिटिशर्स के ही बहुत प्राइवेट ट्रेडर्स होते थे जो इन इंडियन मार्केट के अंदर आना था। इवन ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड इंडियन मार्केट फॉर देयर प्रोडक्शन। और ब्रिटेन के अंदर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें भी इंडियन मार्केट के अंदर आना था, बट ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ बैठी हुई थी, वो किसी और को नहीं आने देती थी, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट जो प्राइवेट होते थे उनको। तो इसलिए पार्लियामेंट ने डाउट करा कंपनी की कॉन्क्वेस्ट को, और जो है ब्रिटिशर ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप हमें एक रिपोर्ट बना के भेजो कि आप वहाँ पे कर क्या रहे हो। अब रिपोर्ट में क्या होता था, पेटिशन ऑफ जमींदार्स एंड रायत। जितने भी पेटिशन जमींदार और रायत ने लगाए थे ना उनके ऊपर, क्या इन्होंने रेवेन्यू फिक्स हाई कर दिया है, इसने रेंट पे नहीं करी, वो नहीं करी, वो सब। रिपोर्ट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिपोर्ट है, क्या हुआ, कितना रेवेन्यू आया। स्टैटिस्टिक टेबल ऑफ रेवेन्यूज, जितना रेवेन्यू उनके पास आया है वो सब। नोट्स ऑन रेवेन्यू, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो बंगाल और मद्रास में इन्होंने करा, ये सब चीज़ें उन्होंने रिपोर्ट में उनको लिखी। अब उन्हें पढ़ने के बाद जो है पार्लियामेंट ने इंटरफेयर क्यों करा, तो कंपनी ऑफिशियल वर एक्यूज्ड ऑफ करप्शन एंड ग्रीड। जब उन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी तो ब्रिटिशर्स को वहाँ पार्लियामेंट में समझ में आया कि ये तो कंपनी के ऑफिसर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ बंगाल और मद्रास में हैं, ये तो बहुत करप्शन करते हैं। ब्रिटिश न्यूज़पेपर वाइडली एक्सपोज दीज इशू। ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने सब के बारे में, वहाँ पे ब्रिटेन में लिखा जा रहा था इन सब चीज़ों के बारे में। देन पार्लियामेंट पास सेवरल एक्ट्स टू कंट्रोल द कंपनी, और फिर पार्लियामेंट ने कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक्ट्स लगाए। इट फोर्स द कंपनी टू सबमिट द रेगुलर रिपोर्ट्स। उन्होंने कहा कि अब से आप रेगुलर हमें रिपोर्ट भेजोगे इंडिया में, बंगाल और मद्रास में आप क्या कर रहे हो। द फिफ्थ रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ सिलेक्ट कमेटी, और एक कमेटी ने बैठ के फिर फिफ्थ रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है, अब फिफ्थ रिपोर्ट ही इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो फॉर 150 ईयर्स इट शेप्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल बंगाल अंडर कंपनी का रूल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर में बंगाल के अंदर क्या क्या हुआ वो हमें फिफ्थ रिपोर्ट से ही पता चलता है। एक सबसे बड़ा एविडेंस, ये जितना कुछ हमने पढ़ा है कि ये बुडवन के अंदर ये हुआ, बोली लगी, ऐसे ये लोग जो है बेनामी सेल करते थे, ये सब हमें कहीं ना कहीं फिफ्थ रिपोर्ट से ही पता चला है, उसी में ये सब लिखा हुआ था। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर भी, और प्रॉब्लम यही है बिकॉज इट वॉज बायस्ड। किसने लिखी है फिफ्थ रिपोर्ट? इंडियन ने लिखी है, फार्मर ने लिखी है, जमींदार ने लिखी? नहीं ना, ब्रिटिशर के वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज ने ही भेजी थी, तो इसलिए वो भी बायस्ड है। इट फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग दैट कंपनी वॉज मिसमैनेजिंग बंगाल। ठीक है, उस पर तो बस यही लिखा हुआ था कि कंपनी से मैनेज नहीं हो रहा है बंगाल। द कोलैप्स ऑफ जमींदारी कैसी हुई, लैंड कैसे लॉस हो रहा है। इट इग्नोर्ड द क्लेवर वे जमींदार यूज्ड टू रिटेन देयर एस्टेट लाइक फिक्शियस सेल। यानी कि ये लोग ना वो चीज़ें वैसे मेंशन नहीं करते थे बुक के अंदर, अपनी रिपोर्ट के अंदर, वहाँ ब्रिटिशर्स को बताते नहीं थे कि ऐसे ज़मींदार ने जो है अपनी ज़मींदारी बचा लिया। उन्हें थोड़ी बताएंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि इस तरीके से नुकसान हो रहा है कि वो जो है नकली लोग भेज के अपने पास ही ज़मीनें रख लेते हैं, तो काफ़ी चीज़ें वो नहीं लिखते थे। ठीक है, तो व्हाट डू द मॉडर्न रिसर्चर्स से अबाउट इट? तो ज़मींदार रिकॉर्ड्स को जो है पढ़ने के बाद और डिस्ट्रिक्ट आर्काइव्स को पढ़ने के बाद उन्हें पता चला ज़मींदार्स वर नॉट कोलैप्सिंग एज बैडली एज द रिपोर्ट्स क्लेम्ड। इवन आफ्टर ऑक्शंस मेनी ज़मींदार केप्ट कंट्रोल यूजिंग स्मार्ट स्ट्रैटेजीज। तो ये बात हमें बाद में पता चली कि जो है ज़मींदार्स भी, ये जैसे हमारा पूरा सिस्टम था कि यहाँ पे ब्रिटिशर है, यहाँ पे ज़मींदार है, और इधर रहेंगे फार्मर्स। ठीक है, फार्मर रेंट पे करेगा ज़मींदार को, ज़मींदार कंपनी को, और अगर फार्मर ने रेंट पे नहीं करी, ज़मींदार ने कंपनी को, तो ज़मींदार की ज़मीनें सनसेट लॉ के अकॉर्डिंग ऑक्शन हो जाएगी। बट उसके बाद भी वो अपने पास रख ही लेते थे, ये चीज़ ये उसमें नहीं लिखते थे। तो सुपर क्विक रिवीजन कर लेते फिफ्थ रिपोर्ट का क्या है, सिंपल सा टॉपिक है। फिफ्थ रिपोर्ट 1813 में जो है रिव्यू करी थी कंपनी का रूल और एक्सपोज करा था उनका करप्शन। पार्लियामेंट ने इसे डिमांड करा था क्योंकि ब्रिटिश ट्रेडर्स और जितनी ब्रिटेन की पब्लिक थी वो कह रही थी हमें पता लगाना है क्या कर रहे हैं ये लोग वहाँ पे। इट बिकेम अ की सोर्स ऑफ बंगाल की रूरल हिस्ट्री, और इसमें एग्जैजरेट करके बता रखा था कि ज़मींदार डिक्लाइन हो रहे हैं, ज़मीनें उनके छिन रही है, बट इन रियलिटी ज़मींदार अभी भी पावरफुल थे और उन पे बहुत पावर होती थी। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक, द हो एंड द प्लो। ठीक है, अब हम शिफ्ट कर जाएंगे अपने टॉपिक को, अब हम बंगाल से थोड़ा आगे डिफरेंट एरिया पे पहुंचेंगे। अब हम यहाँ जानेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कुछ लोग हमारे यहाँ फॉरेस्ट में रहते थे, तो जो पहाड़ीज होते थे, जो पहाड़ पे जंगल टाइप होती थी जगह, उन लोगों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द हो एंड द प्लो। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि अब हम थोड़ा डिफरेंट बात करने वाले हैं।
जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे उनके, बट रहेंगे अभी हम बंगाल के अंदर ही, ठीक है। तो फ्रॉम द वेट सेटल्ड फार्मिंग बंगाल के रीजन से अब हम मूव करेंगे थोड़े ड्राई लैंड पे, जिसको हम कहते हैं राजमहल हिल। तो ये जो रीजन था राजमहल हिल का, यहाँ पे लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जिसे झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, यानी कि वो फार्मर्स जो एक जगह पे नहीं रहते, एक फार्म देखा वहाँ पे खेती करी, कल को वहाँ पे फर्टिलिटी खत्म हो गई तो वो उसको छोड़ के दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पे वो काम करना शुरू कर देते थे। एक्सपेंशन ऑफ पीजेंट एग्रीकल्चर स्टार्टेड पुशिंग फॉरेस्ट एंड पैस्चर्स बैक। अब क्या हो रहा था, सेटल्ड एग्रीकल्चर होना ज़्यादा शुरू हो गया था, लोग सेटल रहते थे, गाँव बन गया, वहीं पे खेत है, वो जिंदगी भर वहीं रहेंगे, और ज़्यादा एक्सपैंड हो रहे थे अब ये खेत। तो क्या हो रहा था, ये जो राजमहल हिल है, ये मैंने कहा ये गाँव है, ठीक है, ये गाँव है और ये हिली एरिया है। अब यहाँ पे तो सारे वो पहाड़ीज रहते हैं, उनका अपना एरिया है। अब ये क्या होता, गांव और बड़े हो रहे थे, और ये जो ये पहाड़ीज की जगह होती थी ना, उन पे भी जाके ये कब्जा कर रहे थे, जो उनकी जगह थी जहाँ पे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। कई बार ना ये जहाँ पे एक जगह पे जो है खेती करी होती थी, उस पर बाद में वापस भी आ जाते थे, उसको जला के जाते थे कि जब उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाएगी तो हम वापस आके काम कर लेंगे इस पर। बट अब जो वो लोग थे जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, उनकी ज़मीनों पर भी जाके कब्जा करना जो परमानेंट सेटलमेंट वाले थे उन्होंने शुरू कर दिया था। दिस एक्सपेंशन क्रिएटेड न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स इन द हिल्स, और इससे हिल पीपल के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो चलो पढ़ते हैं इन द हिल्स ऑफ राजमहल क्या होता है। सबसे पहले तो 1800s की बात है, बुचनन, जो फ्रैंक बुचनन जिनके बारे में आपको बताया, वो राजमहल हिल गए थे 1810 से 1811 पे। हिल्स बहुत डेंस थी, यानी कि पहाड़ी बहुत डेंस थी, बहुत वाइल्ड थी और बहुत डेंजरस थी, और आउटसाइडर्स तो वहाँ कभी जाते ही नहीं थे। वहाँ के लोग बहुत हॉस्टाइल थे, यानी कि गुस्सा रहते थे, ब्रिटिशर्स थे, तो स्पेशली आगे आपको पता चलेगा क्यों वो बुचनन को देख के बहुत गुस्से से रिएक्ट करते हैं, और स्केयर्ड होते थे ऑफिशियल से। अगर कोई ब्रिटिशर वहां पहुंच जाए तो वो डर जाते थे कि भैया आ गया लुटेरा, रिफ्यूज टू टॉक, बात भी नहीं करते थे और भाग जाते थे। उसके जर्नल के अंदर, जो फ्रैंक बुचनन है उनके जर्नल के अंदर ये सब बातें लिखी हुई है, बट पूरी हिस्ट्री तो ऑब्वियसली नहीं लिखी है, ठीक है ना। हु वर द हिल फोक, हिल फोक को कहा जाता था पहाड़ीज, ठीक है, पहाड़ीज होते थे। एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड शो दैट दे वर कॉल्ड द पहाड़ीज, एंड ये राजमहल हिल के अराउंड ही रहते थे। उनकी जो इंटायर लाइफ होती थी वो फॉरेस्ट रीजन पे ही डिपेंड करती थी। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, जो ये फॉरेस्ट के लोग होते थे हर सीजन के हिसाब से अलग अलग काम करते थे। सर्दियों में शिकार कर लेते थे, और जो है स्प्रिंग सीजन के अंदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे। अपना इनका अलग अलग तरीके से पूरे साल के अंदर ही अपना सब्सिस्टेंस, यानी कि अपना खाना पीना करते थे, ठीक है। देयर कल्टीवेशन मेथड क्या होता था, कट बुशेस, ये जो है कैसे जंगल के किसी इलाके में गए, वहाँ पे झाड़ियाँ हैं, उन्हें हटा देंगे, उन्हें बर्न कर देंगे, जिससे फर्टिलिटी आ जाए एशेस से, ठीक है, सॉइल फर्टाइल हो जाती थी। फिर वहाँ पे पल्सेस और मिलेट लगाते थे, ज़्यादातर ये हो यूज़ करते थे, प्लॉ ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। आफ्टर अ फ्यू ईयर जब लैंड एग्जॉस्ट हो जाता था, उसकी फर्टिलिटी खत्म, ये उसको छोड़ के बंजर नई जगह पे चले जाते थे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसे कल्टीवेशन होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हाउ दे यूज द फॉरेस्ट, ये एक महुआ फ्लावर्स को यूज करते थे खाने के लिए, सिल्क ककून्स रेजिन्स को बेचा करते थे, और वुड यूज करते थे चारकोल के लिए, ठीक है। फैलो लैंड ग्रास जो होती थी, यानी कि जहाँ पे बंजर जमीन है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घासें, उस पे ही अपने कैटल पैस्चर करते थे। सिंपल हट्स में रहते थे, टैमरिंड एंड मैंगो ग्रूव्स के आसपास में जो होती थी, ठीक है, इमली और जो आम के बाग होते थे ना, उसके पास में जो होती थी। फॉरेस्ट इनका घर होता था, इनकी आइडेंटिटी होती थी, इनकी सर्वाइवल होती थी। ये जो मेरे नोट्स हैं लर्न कर लो, इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। लीडरशिप की अगर हम बात करें तो हर एक पहाड़ी चीफ होते था, यानी कि इनके ग्रुप्स होते थे, क्लैंस होते थे, ट्राइब आप कह सकते हो, और उनका एक चीफ होता था जो सेटल करता था डिस्प्यूट्स को, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होते थे विद द प्लेन पीपल। प्लेन पीपल मतलब जो नॉर्मल पहाड़ों के अलावा जो लोग रहते थे, उनसे डिस्प्यूट हैंडल करने चीफ जाता था। रेड्स ऑन द प्लेन विलेजेस, अब कई बार पहाड़ी, क्योंकि ये थोड़ा ट्राइबल होते थे, देवर जंगल के पीपल, तो ये काफ़ी ताकतवर टाइप के होते थे, और आप कह सकते हो सैवेज टाइप भी होते थे कई बार, तो इसलिए ये लोग कई बार रेड करते थे सेटल्ड फार्मर के प्लेन के ऊपर। अगर इनको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, इनके पास अपना अनाज नहीं है, तो पावर दिखाने के लिए अपनी, और अपना कंट्रोल आउटसाइडर्स पे दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं तुम हमारे जंगल में एंटर कर जाओ, अपनी पावर दिखाने के लिए ये रेड करते थे। प्लेन जमींदार इनको ट्रिब्यूट भी पे करते थे कि भाई हमारे पे रेड मत करना, हमें मारने पीटने मत आना, चोरी करने मत आना, हमसे ले लो तुम अनाज, कोई बात नहीं, ठीक है। ट्रेडर्स पेड टू टोल यूज द पासेस, अब क्या है, अगर इस पहाड़ी के अंदर से, इनके इलाके में से अगर किसी को जाना होता था पहाड़ीज के, तो वो
ट्रेडर्स इनको टोल भी देते थे, जैसे आप हाईवे यूज करने के लिए टोल टैक्स देते हो, जस्ट लाइक दैट। एंड दे गॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम द पहाड़ी चीफ्स, और फिर ये कहते थे ठीक है इस रास्ते में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इस टाइप से पहाड़ीज का अपना प्रॉपर सिस्टम था। अब एक समय आया कि ये जो पीसफुल इनका मेथड चल रहा था वो टूट जाता है। कब? जब ब्रिटिशर्स आके अपनी हर जगह अपनी चलाना शुरू कर देते हैं। ब्रिटिशर्स ने सेटल्ड एग्रीकल्चर यहाँ पे पुश करना शुरू कर दिया, यानी कि वो फॉरेस्ट जहाँ पे पहाड़ी इतने सालों से रह रहे हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे भी खेत बनाएंगे हम। इन्होंने फॉरेस्ट को जलाना क्लियर करना शुरू करा और वहाँ पे राइस की फील्ड लगवानी शुरू कराई, और वहाँ पे जमींदार और जो जोतदार थे रिच पीजेंट, उनको वो जमीनें देनी शुरू कर दी। कोई जमीन पे किसी का हक थोड़ी था, वो जो फॉरेस्ट की जमीन है पहाड़ी का रह रहे थे वो तो उनका हक हो रखा था उस समय पे। अब जब ब्रिटिशर्स गए, ब्रिटिशर्स पे अपनी इतनी आर्मी, अपने इतने सोल्जर्स ये गए, इन्होंने फॉरेस्ट का जो इलाका था, नीचे नीचे का जो हिस्सा था फॉरेस्ट का, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता था, वहां पे राइस की खेती करानी शुरू करा दी। क्योंकि इन्होंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि उन्हें और लैंड रेवेन्यू चाहिए था, राइस ज्यादा उगाने थे, एक्सपोर्ट करने के लिए क्रॉप को, और एक सेटल सोसाइटी ये चाहते थे कि शहर गांव बनने शुरू हो इंडिया के अंदर। दे लेबल फॉरेस्ट पीपल वाइल्ड, अनसिविलाइज्ड एंड वांटेड टू सिविलाइज देम। इन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये हरकतें ऐसी एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, ये इकट्ठा कर रहे हैं सामान, नहीं, सेटल्ड एग्रीकल्चर करो, उगाओ चीजें, हमें रेवेन्यू पे करो, एक्सपोर्ट करो एंड बिजनेस करो आप अपना फार्मिंग का। तो दे वांटेड टू सिविलाइज द पहाड़ी पीपल, ठीक है। और इससे रिजल्ट क्या हुआ? फॉरेस्ट और श्रिंक होने लग गए, पैस्चर लैंड जो उनके गाय और भेड़ों के लिए था वो बहुत कम होने लग गया, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लग गए। अब जब पहाड़ी से उनकी ज़मीनें छनती थी तो वो और रेड करते थे जाके प्लेन पीपल के ऊपर, और ब्रिटिशर्स उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अब ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पॉन्स होता था जब वो पहाड़ी से रेड करने जाते थे? वो उनको किल करते थे। उन पे तो बंदूकें भी होती थी उस समय, वो पहाड़ीज को मारते थे, ठीक है। नाउ एक पैसिफिकेशन पॉलिसी ये लोग लगाते हैं 1780s में। ऑगस्ट क्लेवलैंड नाम की एक ब्रिटिशर थे, उन्होंने पैसिफिकेशन पॉलिसी लगाई थी। इन्होंने कहा कि हम एनुअल अलाउंसेस देंगे पहाड़ी चीफ्स को, यानी कि पहाड़ी चीफ्स को हम हर साल का कुछ पैसे देंगे, एंड चीफ वर टोल्ड टू कंट्रोल देयर पीपल। और उन्होंने कहा कि आप अपने लोगों को कंट्रोल करो, जो जंगली जो पहाड़ी पीपल हैं उनको आप कंट्रोल करो कि वो हमारे पे हमला ना करे, हमारे फार्मर्स के ऊपर हमला ना करे। मैनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, दोज हु एक्सेप्टेड लॉस्ट अथॉरिटी। और जो कोई ऐसे ब्रिटिशर्स का पैसा एक्सेप्ट करता था, चीफ जो उनका राजा, मतलब ट्राइब का जो राजा है, ट्राइब का जो चीफ है, तो उस पर तो वो ट्राइब के लोग ही भरोसा करना छोड़ देते थे, उसे हटा देते थे। एंड उसको ब्रिटिशर का एम्प्लॉय कि हाँ तुम तो ब्रिटिशर के चमचे हो, ऐसे कहते थे, और वो उन पे नहीं वर्क कर रहा था का ये अलाउंस देना पहाड़ी पीपल के ऊपर ब्रिटिशर्स का, ठीक है। पहाड़ी इसका रिएक्शन क्या हुआ? जब ब्रिटिशर्स ने बहुत तंग करना शुरू करा तो दे मूव डीपर इनटू द फॉरेस्ट, ठीक है। अब वो क्या करा उन्होंने, जब इन्होंने एग्रीकल्चर करके इनकी जमीनें हड़पनी शुरू करी तो ये जंगल के और अंदर के इलाके में चले गए। अब वहां पे प्रॉब्लम थी, वहां इतनी उपजाऊ जमीन नहीं होती थी, बट रेजिस्टेंस ये तब भी करते रहते थे। दे बिकेम सस्पिशियल ऑफ ऑल ब्रिटिशर और वाइट ऑफिशियल भी। इन्हें ब्रिटिशर्स से नफरत थी, ये उनको बहुत डाउट करते थे। तभी जब फ्रैंक बुचनन वहाँ गया था 1810-11 में, तो उन्होंने उसे ऐसी नज़रों से देखा था कि भाई तुम आए क्यों हो यहाँ पे, कुछ गलती करने आए होगे। ब्रूटल रिप्रेशन पहाड़ीज को याद था जो ब्रिटिशर्स ने उनके साथ करा। मारते थे ब्रिटिशर्स पहाड़ीज को, भगाते थे कि तुम जाओ यहाँ से, वी विल किल यू, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और पैसिफिकेशन पे जो प्रेशर डाला था कि उनके चीफ को कहा हमसे पैसा ले लो और हमें तंग मत करना, इस टाइप से। सो दे सॉ बुचनन एज अ थ्रेट टू, ठीक है। अब आता है न्यू थ्रेट, धीरे धीरे सांथाल स्टार्टेड सेटलिंग इन द एरिया। अब क्या हुआ? वो जैसे मैंने आपको कहा कि पहाड़ीज तो अब चुपचाप बेचारे अंदर चले गए, जो है फॉरेस्ट के अंदर के इलाके में चले गए, वहाँ उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब सांथाल सेटल हो गए थे उन एरियाज में जो फॉरेस्ट का निचला एरिया है, जो उपजाऊ था, वहाँ पे एक क्लास सेटल हो गई थी फार्मर्स की, जिनको हमने कहा सांथाल। एक न्यू अब क्लास इमर्ज हो गई थी जिनको हमने कहा सांथाल। ये सेटल एग्रीकल्चर थे और ये उस जमीन पे आ गए थे, फॉरेस्ट की जमीन पे, जहाँ पहले कभी पहाड़ीज रहते थे, बट नाउ पहाड़ीज वेंट टू द इनसाइड ऑफ द फॉरेस्ट, और यहाँ पे आ गए थे सांथाल्स, ठीक है। तो हो रहते था पहाड़ीज के लिए जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, प्लॉ बन गया था सिंबल पहाड़ीज, सॉरी सांथाल्स का, जो परमानेंट सेटल एग्रीकल्चर कर रहे थे। एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फॉरेस्ट बेस्ड ट्राइबल इकोनॉमी एंड सेटल पीजेंट फार्मिंग अब शुरू हो गई थी। सांथाल और पहाड़ीज की भी लड़ाइयां बीच बीच में होती रहती थी। चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं, 2.2 द सांथाल पायनियर सेटलमेंट्स, ठीक है, या सेटलर्स। तो बुचनन जो है एक दिन पहुंच जाते हैं सांथाल के इलाके में, 1810 की ये बात है। बुचनन पहुंचे थे गुंजरिया पहाड़ को क्रॉस करते हुए राजमहल हिल के, और उन्होंने एक ओल्ड विलेज देखा जहाँ पे आसपास में न्यूली क्लियर्ड लैंड था फॉर फार्मिंग, ठीक है। लैंडस्केप ऐसा लग रहा था जहाँ पे ह्यूमन लेबर हो रही थी। ही फेल्ट दैट द लैंड वाज वेरी ब्यूटीफुल, फर्टाइल एंड फुल ऑफ पोटेंशियल। सॉइल वहाँ की रॉकी थी बट एक्सेलेंट थी, स्पेशली टोबैको और मस्टर्ड उगाने के लिए, क्योंकि इन्हें टोबैको और मस्टर्ड उगाना बहुत पसंद था ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वो बहुत बिकता था
था बाहर के देशों के अंदर भी और हमारी कंट्री में भी बिकता था। इट वॉज अ वेरी गुड कैश क्रॉप, दोनों की दोनों चीज़ें। ऑन आस्किंग ही लर्न दैट वो सांथाल की ज़मीनें हैं और यहाँ पे वो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। दे हैड पुश्ड आउट द हिल फोक, जो सांथाल लोग थे उन्होंने हिल के जो लोग थे उन्हें वहाँ से भगा दिया था, पहाड़ी इसको फॉरेस्ट को क्लियर करके यहाँ पे सेटल्ड ऑन द लोअर स्लोप्स, नीचे वाले स्लोप्स पे सेटल होके प्लॉ एग्रीकल्चर यहाँ पे कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स को भी ये तो नहीं है ना कि इसकी सब पता था इंडिया के किस किस कोने में क्या हो रहा है। ये अपने सर्वेयर्स, अपने बंदे भेजते थे इधर उधर जान के कि चेक करके आओ यहाँ पे क्या रिसोर्सेज, अच्छा यहाँ आयरन मिल रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, और फिर उन लोगों पे जाके कब्जा करके उनसे रेंट वसूल करते थे। दिस वॉज देयर स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो नाउ हाउ सांथाल रीच द राजमहल हिल। तो सांथाल जो है बंगाल आए थे 1780s के अंदर। जमींदार ने उन्हें इनवाइट करा था, क्लियर द फॉरेस्ट एंड फार्म। तो जमींदार जो होते थे उन्होंने उन्हें इनवाइट करा था। ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉट देम इन जंगल महल्स टू एक्सपैंड कल्टीवेशन। कुछ ब्रिटिशर्स ने भी बुलाया था सांथाल्स को और उनको जो है जंगल महल्स बना के दिए थे, जिससे कि वो वहाँ पे एक तरीके से आप मानो उन्हें जमीनें दी कि यहाँ पे आप फार्मिंग करो। वाई ब्रिटिशर प्रेफर्ड सांथाल ओवर पहाड़ीज। ब्रिटिशर्स को सांथाल ज़्यादा सही लगते थे एज कम्पेयर टू पहाड़ीज। क्यों? क्योंकि पहाड़ीज ने कहा हम फॉरेस्ट कट नहीं करने देंगे, ये हमारा घर है। टू यूज प्लॉ को भी उन्होंने मना कर दिया, भाई हम प्लॉ नहीं करेंगे, हम तो हो से एग्रीकल्चर करेंगे और परमानेंट सेटल भी नहीं होंगे, हम एक जगह से दूसरी जगह घूमेंगे। सांथाल ने कहा ठीक है फॉरेस्ट क्लियर कर दो, प्लॉ भी यूज कर लेंगे, हम सेटल फार्मर भी बन जाएंगे। सो ब्रिटिशर को लगा ये आइडियल लोग है, सिविलाइज लोग है, तरीके से रहने को ये तैयार है और आइडियल एग्रीकल्चर ये लोग करेंगे, ठीक है। क्रिएशन ऑफ दामिनी को 1832 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आएगा पेपर के अंदर। तो ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़ा लैंड एरिया था फुटहिल ऑफ द राजमहल हिल में 1832 में, उसको एक ऐसा नाम दे दिया था जिसका नाम था दामिनी को, मतलब लैंड ऑफ द सांथाल्स, ठीक है। उन्होंने कहा ये आपका इलाका, अब आप यहीं रहोगे और कुछ रूल्स लगा दिए थे उसके। क्या? सांथाल मस्ट सेटल है, सांथाल वहीं रहेंगे, वहां रह के वो प्लॉ एग्रीकल्चर करेंगे। मस्ट क्लियर एंड कल्टिवेट एटलीस्ट 1/10 ऑफ द एरिया इन 10 ईयर्स। और कहा कि ये पूरा एरिया आपका है, पूरा फॉरेस्ट आपका है, घास फूस भी आप हटाओगे यहाँ से, पेड़ भी आप ही काटोगे, एग्रीकल्चर भी आप ही करोगे और अगले 10 सालों में इसके 1/10 एरिया में हमें चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो। पहले इन्होंने एरिया को सर्वे करा, मैप करा, फिर इसकी बाउंड्री पिलर्स लगाए, इसको प्लेन फार्मर से और पहाड़ीज ऑफ द हिल से दोनों से अलग करा। तो जो प्लेन फार्मर्स थे, जो सड़क कह रही हूँ मैं, जो प्लेन एरिया में रहते थे फार्मर्स, वो भी इनसे अलग थे और पहाड़ीज भी लगते, इनकी पूरी बाउंड्री वॉल लगा दी थी इन्होंने। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सांथाल सेटलमेंट होने लगा। 1838 पे इन्हें 40 विलेजेस दिए थे, 1851 तक इन्होंने 1473 विलेजेस बना लिए थे। ये 1 मार्कर में आएगी इसलिए ऐसे मैंने लिख दिया है। सांथाल पॉपुलेशन जो 3000 होती थी उससे 82,000 पहुंच चुकी थी। एंड एज लैंड इंक्रीज, कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ और जैसे जैसे इन्होंने ज़्यादा खेती शुरू करी, ज़्यादा लैंड कब्जाए सांथाल्स ने, वैसे वैसे कंपनी का रेवेन्यू भी शुरू हुआ, ठीक है। तो जो संथाल का कल्चर था एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था। संथाल के सॉन्ग्स, उनकी टॉक्स, कॉन्स्टेंट माइग्रेशन, ऑलवेज सर्चिंग फॉर अ प्लेस टू बिलोंग, बट इन दामिनी को दे फाइनली फेल्ट आवर जर्नी एंड्स हियर। तो सांथाल्स ना, मतलब वो भी तो पहले से घूमते रहते थे, बट दामिनी को में आके दे फाइनली फेल्ट कि हम अब सेटल हो चुके हैं। अब सांथाल्स को ज़मीनें देने का पहाड़ीज पे क्या असर पड़ा? तो पहाड़ीज कई बार सांथाल्स को मतलब अटैक करते थे और उन्हें बुरा लगता था कि उनकी ज़मीनें ही तो मिलनी थी सारे के सारे सांथाल्स को। पहाड़ीज फोर्स टू डीपर इनटू द अपर हिल्स। मैंने आपको कहा कि उन्हें हिल के उस इलाके में जाना पड़ा जहाँ कुछ भी नहीं मिलता था, जहाँ बहुत ठंड है या फिर जहाँ पे इतनी अच्छी उपजाऊ मिट्टी नहीं है। उनका अपना फर्टाइल लैंड खत्म हुआ, वैली खत्म हुई, फॉरेस्ट की रिसोर्सेज खत्म हुई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कोलैप्स हो गया, हंटिंग रिड्यूस हो गई एंड लाइफ बिकेम पुअरर। तो सबसे बुरा इंपैक्ट पड़ा था सांथाल्स को सेटल कराने का फार्मर्स के ऊपर, किनके? पहाड़ी फार्मर्स के ऊपर, पहाड़ीज के ऊपर। हाउ सांथाल लाइफ चेंज। सांथाल की लाइफ तो बढ़िया हो गई थी। अर्लियर ये नोमैड्स बंजारों की तरह घूमते थे, ये भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। अब ये सेटल्ड पीजेंट बन गए थे और कमर्शियल क्रॉप जैसे टोबैको वगैरह भी उगा रहे थे, तो ये काफ़ी पैसा कमाते थे। ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स भी बन चुके थे अब तो सांथाल। कुछ सांथाल पे तो इतना पैसा था कि ये बड़े बड़े व्यापारी बन गए थे, बिजनेसमैन बन गए थे और कुछ तो मनी लेंड करते थे। नाउ अब ऐसा नहीं है कि सांथाल्स के साथ प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई। सून प्रॉब्लम बिगेन फॉर सांथाल्स ऑल्सो, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये लैंड जिस पर हम इतनी मेहनत करें ये हमारा थोड़ी है, तो ये अभी भी ब्रिटिशर्स का ही। क्योंकि जो है स्टेट यानी कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने हैवी टैक्सेस अब लगाने शुरू कर दिए एंड हैवी लैंड टैक्सेस ऑन द लैंड दे क्लियर देमसेल्फ। यानी कि वो लैंड जो वो फॉरेस्ट, ब्रिटिशर ने कोई उन्हें परमानेंट
खेत थोड़ी दिए थे, उन्होंने तो ऐसी बंजर जमीन नहीं, सॉरी, बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट दे दिया था। ये जंगल है, लो इसे रख लो, दामिनी को, जैसे मैंने आपको बताया ये जंगल है, 10 साल में इसमें जो कर सकते हो करो। तो मेहनत तो सारी सांथाल्स की ही थी, उन्होंने ही फॉरेस्ट को क्लियर करा, जंगल को काटा, जंगल में फिर उसको उपजाऊ बनाया, वहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर करा, सारी मेहनत तो उनकी थी। अब उसी मेहनत करे हुए जो उन्होंने फार्म्स बनाए, उस पे इन्होंने क्या शुरू करा कि इसी पे अब हमें बहुत सारे टैक्सेस दो। मनी लेंडर्स यानी कि जो दिकूज होते थे, दिकूज कहा जाता था मनी लेंडर को, मन मार कर याद रखो, दे चार्ज्ड हाई इंटरेस्ट एंड टुक ओवर लैंड व्हेन संथाल्स कुडंट पे। तो कई बार संथाल्स ना पैसे मनी लेंड करते थे, किससे करते थे? मनी लेंडर्स से, कि कोई इनपुट खरीदना है, प्लॉ खरीदना, समथिंग लाइक दैट, तो ये उनसे बहुत हैवी इंटरेस्ट लेते थे। और अगर कोई सांथाल पे नहीं कर पाता था, ये उसकी ज़मीन ही अपने पास रख लेते थे। ज़मींदार भी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, दे ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ द दामिनी एरिया। जो सांथाल की ज़मीन थी उसमें ज़मींदार जाके कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। दे ट्रीटेड सांथाल लाइक टेनेंट्स नॉट ओनर। वो ऐसा ट्रीट करते थे सांथाल्स को जैसे कि वो कोई किराए की जगह है, उनकी नहीं हो, किराए के फार्मर्स हो। ठीक है, 50s की बात है, सांथाल्स फेल्ट कि उनका लैंड अब उनसे चुराया जा रहा है। तो स्टार्टिंग में तो सांथाल्स को इंपॉर्टेंस दी ब्रिटिशर ने, धीरे धीरे उनसे भी बहुत हैवी टैक्सेस वसूलने शुरू करे, जमींदार ने उन्हें तंग करा। तो सांथाल्स को रियलाइज हुआ कि हमारा लैंड जो है, जिसको हमने खुद इतना बढ़िया बनाया है, ये अब हमसे छिन रहा है, हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और जो स्टेट मतलब ब्रिटिशर और जो दीकूज है वो हमारे एनिमीज है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने अब जो है रिबेलियन, अब इन्होंने रिवोल्ट, इन्होंने बगावत करनी शुरू करी कि हम अपना सांथाल रूल ही चला। बहुत बड़ी रिवोल्ट हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया, बुक में आपके फोटो भी दे रखी है, सांथाल के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में। उसमें सांथाल्स बेसिकली उन बहुत सारे सांथाल्स की डेथ हो गई थी, बहुत ज़्यादा उसमें जो है किलिंग्स हुई, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई उस रिवोल्ट में, बहुत नुकसान हुआ था। और उस रिवोल्ट के बाद क्या होता है, जब वो अपनी ज़मीनों के लिए लड़े ना, तो उस रिवोल्ट के बाद क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक नया इलाका बनाया था जिसका नाम इन्होंने रखा सांथाल प्रागना। 5500 स्क्वायर किलोमीटर का था ये। इसमें भागलपुर के और बीरभूम के एरियाज आते थे, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप यहाँ पे रहो और यहाँ पे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, सांथाल्स जो लोग हैं हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड ब्रिटिश होप्ड कि इससे जो है एटमॉस्फेयर अब काम हो जाएगा, अब सांथाल्स दोबारा रिवोल्ट नहीं करेंगे और बगावत वो नहीं करेंगे। तो विद दिस टॉपिक 2.2 कंप्लीट होता है। अब सांथाल्स का समझ में आया कि सांथाल्स ने एक पूरे प्रॉपर एरिया को, जगह को बनाया, उसमें अच्छे से रह रहे थे, बट फिर उनसे हैवी टैक्सेस मांगे जाते थे, जमींदार उन्हें तंग कर रहे थे, मनी लेंडर्स उन्हें तंग कर रहे थे। तो गुस्से में आके उन्होंने रिवोल्ट करा। रिवोल्ट में ऑब्वियसली ये हार ही गए थे बाद में, और ब्रिटिशर्स ने इन्हें रिवोल्ट में सेटल करने के लिए बाद में एक और एरिया दे दिया था और कुछ राइट्स दिए थे कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द अकाउंट्स ऑफ बुचनन। तो बुचनन वाज नॉट अ न्यूट्रल ट्रैवलर, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। खाली वो ऐसे इब्न बतूता और अल बिरूनी जैसे उस जमाने में आए थे, उनकी तरह घूमने फिरने नहीं आए थे। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय ही थे। उनकी जो जर्नी होती थी वो फन और क्यूरोसिटी के लिए नहीं थी, उनकी जर्नी का एक बहुत बड़ा मोटिव होता था। ये अकेले नहीं घूमते थे, अपने पूरा झुंड लेके घूमते थे। उनके साथ में ड्रॉट्समैन होते थे, सर्वेयर्स होते थे, पालकी उठाने वाले बड़े बड़े लोग होते थे प्रॉपर उनके, और जो है कूलीज होते थे। पर्पस क्या था बुचनन के ट्रैवल का, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो एंटायर ट्रैवल कॉस्ट इनका ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी, जितना भी खर्चा होता था इनके घूमने का। कंपनी वांटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट लैंड, पीपल एंड रिसोर्सेज, कि किस टाइप के लोग रहते हैं उस जगह में, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और कैसा लैंड है, ये जाके पता लगाते थे हमारे बुचनन। वो ऑब्जर्व करते थे, रिकॉर्ड करते थे और एस्टिमेट करते थे। तो विलेजर्स को बुचनन बिल्कुल एक, आप कह सकते हो, सरकार का आदमी ही लगता था। कि वो ये नहीं सोचते थे कि कोई ट्रैवलर आया है, कोई मेहमान है, कोई टूरिस्ट है, नहीं। एंड जब भी बुचनन आता था तो लोग डर जाते थे कि अब ये यहाँ से कुछ पता लगा के ले जाएगा, वहाँ बताएगा और हमें लूटने ब्रिटिशर्स आएंगे। वाई द कंट्री जो है, कंट्री आप कहो, स्टेट जो है, नीडेड सच सर्विस, तो ऑब्वियसली अपने पैसा बढ़ाने के लिए। कंपनी वांटेड टू कंट्रोल हमारे इंडिया की नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें चाहिए था कोल कहाँ से मिल रहा है पता लगाओ। तो उन्होंने ये बुचनन जैसे और सर्वेयर्स रखे हुए थे, तो वो जाते थे, लैंडस्केप को स्टडी करते थे, रेवेन्यू सोर्सेज को, फॉरेस्ट को, मिनरल्स को। और कंपनी अपने जोग्राफर, बोटानिस्ट, मेडिकल मैन, जियोलॉजिस्ट एंड ऑब्जर्वर्स लाइक बुचनन को इधर उधर भेजते रहते थे इंडिया के अंदर, जिससे पता लगाओ इंडिया कैसे और हम इसे और कैसे लूट सकते हैं। ठीक है, अब बुचनन की स्टाइल ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसी थी, बुचनन कैसे ऑब्जर्व करते थे, तो बुचनन के ऊपर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपसे पूछा जाएगी, यही सब बातें आपको बतानी है। वो ये सब लिखते थे, करते थे। तो ही एग्जामिन रॉक, सॉइल, लेयर्स एंड स्टोन। तो मेजर ये क्या पढ़ते थे, रॉक कैसा है, सॉइल के लेयर कैसे, स्टोन कैसे है, मिनरल है और ओर वहाँ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ही लुक्ड फॉर कमर्शियली यूजफुल आइटम, बड़े चालू थे ये बुचनन। इनको ये होता था कि जो कमर्शियली यूजफुल आइटम है वो ढूंढूं, आयरन ओर, ग्रेनाइट, माइका, ये सब मिनरल्स ये ढूंढ
ढूंढते थे। ही रिकॉर्डेड लोकल मेथड्स ऑफ सॉल्ट मेकिंग एंड आयरन माइनिंग ऑल्सो। तो इंडिया के अंदर उस समय पे जो लोकल मेथड था सॉल्ट माइनिंग, सॉल्ट निकालने का और आयरन ओर की माइनिंग का, वो सब इन्होंने रिकॉर्ड करा, ठीक है। ही डिडंट जस्ट डिस्क्राइब व्हाट ही सॉ, ही डिस्क्राइब हाउ द लैंड कुड बी इम्प्रूव्ड बाय द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। और फिर ये लिखते थे कि ये लैंड पे मैं गया हूँ, मैंने ये देखा है, इसको ऐसे यूज भी कर सकते हो आप लोग, कि कौन सी क्रॉप आप यहाँ उगा सकते हो, कौन से ट्री को आपको कट करना है और कैसे उस लैंड को आप और प्रोडक्टिव बना सकते हो। अपने व्यूज भी देते थे। प्रॉब्लम क्या है उनके पर्सपेक्टिव की, कि वो वेस्टर्न आइडिया की प्रोग्रेस पे ही चलते थे। मतलब उनको इंडिया से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस अपने देश की तरक्की करनी थी और कंपनी के कमर्शियल इंटरेस्ट में ही इंटरेस्टेड थे। ही क्रिटिसाइज फॉरेस्ट ज्वेलर्स का लाइफस्टाइल। उन्हें पहाड़ी इसका फॉरेस्ट ज्वेलर का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था फॉरेस्ट क्लियर करके एग्रीकल्चर करना शुरू करो। और लोकल ट्रेडिशन की तो इन्हें कोई समझ ही नहीं थी कि फॉरेस्ट के लोग हैं, उनका अपना कल्चर है, उन्हें फॉरेस्ट से प्यार है, वो सब ये नहीं सोचते थे। तो बुचनन की रिपोर्ट बहुत वैल्यूएबल है बट न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि बुचनन एक सरकार का आदमी था। उसका एक ही मोटिव था कि ब्रिटिशर्स को कैसे मैं और पैसा लूट के दूं इंडिया से। तो हम टोटली इनकी लिखी हुई बातों पे बिलीव नहीं कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक, रिवोल्ट इन द कंट्री साइड। और अब हम डेक्कन की साइड में जाएंगे, महाराष्ट्र वाले इलाके में पढ़ने वाले हैं कि जब वहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन हुआ था तो वहाँ के फार्मर्स के साथ क्या होता था। तो अभी हमने बंगाल का केस पढ़ा, नाउ विल मूव टुवर्ड द वेस्टर्न इंडिया एंड हमारा जो है डेक्कन इंडिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आफ्टर बंगाल एंड राजमहल हिल्स अब हम बॉम्बे डेक्कन के बारे में पढ़ेंगे। लेटर 19th सेंचुरी के पीजेंट्स के रिवोल्ट के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पीजेंट्स ने अब यहाँ पे क्यों रिवोल्ट करा था, ऑब्वियसली उनके साथ भी इनजस्टिसेस हुए थे, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ट्रबलसम हो चुका था, इसलिए वो रिवोल्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द रिवोल्ट्स गवर्नमेंट अलार्म हो जाते हैं। अब जब भी कोई रिवोल्ट होता है तो गवर्नमेंट समझते हैं रीज़न कि भाई क्यों रिवोल्ट करा है, कॉज इन्वेस्टिगेट करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बनाते हैं जिससे इसे हिस्टोरिकली यूज़ करा जाए कि आगे ऐसी गलती ना की जाए, ठीक है। तो पीजेंट्स अक्रॉस इंडिया जिनका रीज़न था मतलब पूरे इंडिया में रिवोल्ट करने का 19th सेंचुरी में, वो ये था कि मनी लेंडर्स से उन्होंने बहुत ब्याज पे पैसा ले रखा था और वो उसको अब जो है मतलब पे नहीं कर पा रहे थे अब, ठीक है। एंड ग्रेन डीलर्स से भी उन्होंने बहुत सारे पैसे ले रखे थे, वो उनको भी पे नहीं कर पा रहे थे। मेजर रेबेलियन जो हुआ था वो 1875 में हुआ था। लोकेशन है बॉम्बे डेक्कन। टारगेट्स थे मनी लेंडर्स जो होते थे, ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन जो वो कर रहे थे और हाई इंटरेस्ट जो वो मांग रहे थे उसके लिए। तो अब आता है हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंट बुक्स आर बर्न, जिसको मैंने पूरा एक ही पैरा में बना दिया है। चलो पढ़ते हैं। तो पीजेंट का मूवमेंट स्टार्ट होता है सूपा से, जो एक बहुत बड़ा विलेज है पुणे का, ठीक है जी। तो सूपा एक मार्केट सेंटर था जहाँ पे शॉपकीपर्स और मनी लेंडर्स, इनको साहूकार बोला जाता है, वो रहते हैं। बात आई है 12 मई 1875 की। रायट्स जो थे, रायट्स मतलब हो गए फार्मर जो नियर बाय विलेज के थे, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने शॉपकीपर्स को गैदर करा और उन्होंने कहा बही खातास दो। बही खातास क्या होते हैं, जो अकाउंट की बुक्स होती है ना, बही खातास वो मांगे। एंड डेप्ट बाउंड्स, जो भी उन्होंने मतलब मैं कह रही हूँ एक मनी लेंडर है जो पैसे मनी लेंड पे देता है, ठीक है। तो फार्मर ने जाके उससे बहुत पैसा उधार पे मांग रखा है, उस पर बहुत सारा लोन का अमाउंट है और वो उन्हें तंग करते हैं, बार बार उनके साथ जो है हैवी इंटरेस्ट उन पे चार्ज करते हैं। मतलब 100 रुपये का लोन है, लोन उन्होंने खाली 100 रुपये लिया था और आज उसका अगर इंटरेस्ट आप लगा लो तो 3000 रुपये हो चुका है। समझ रहे हो, इतना ज़्यादा उनके साथ नाइंसाफ़ी होती थी। तो अब उन्होंने गुस्से में आके बोला कि तुम्हारे जितने ये अकाउंट्स हैं ना, जिनमें लिखा है हमने कितना पैसा उधार लिया, हम इन्हीं को जला देंगे, फिर ढूंढते रहना किसने कितना लोन लिया था। तो पीजेंट ने बर्न कर दिया अकाउंट की बुक, उनके ग्रेन लूट लिए जो शॉपकीपर्स थे, मनी लेंडर्स थे, और उनके घरों को आग लगा दी। दिस रिवोल्ट पुणे से वो ये पहुँचता है अहमदनगर के अंदर एंड वहाँ पर भी इन्होंने बहुत स्प्रेड करा इस रिवोल्ट को और उनके घर जलाए और वो अकाउंट की बुक्स जला दी। विद इन 2 months इट स्प्रेड टू अक्रॉस 500 किलोमीटर अफेक्टिंग 30+ विलेजेस में। ऐसा ही हुआ एवरीवेयर, सेम पैटर्न इन्होंने करा, साहूकार के घर को अटैक करा, फिर वहाँ पे खाता बंद करे, डेब्ट डॉक्यूमेंट जो थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। आप पता लगाओ कितना डेट लिया था हमने। साहूकार बिकेम टेरिफाइड और वो विलेजेस छोड़ के चले गए, अपनी प्रॉपर्टी और सब कुछ अपना सामान वामान अपनी जान बचा के चले गए। ब्रिटिश ऑफिशियल फियर्ड कि भैया ऐसा होना मतलब है 1857 लाइक अपराइजिंग हो जाएगी। 1857 की रिवोल्ट अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, जिसमें हम मंगल पांडे के बारे में पढ़ेंगे और कैसे जो है कितनी बड़ी रिवोल्ट वो हुई थी। तो उन्हें लगा कर इसे अभी नहीं रोका तो बहुत बड़ा दोबारा से रिवोल्ट हो जाएगी, जिससे तो मतलब ब्रिटिशर का रूल पे ही पूरी बात आती थी, इन्हें भगाने की ही कहानी हो गई थी। तो पुलिस पोस्ट वर सेटअप इन विलेजेस टू स्केयर पीजेंट, तो फिर इन्होंने अपनी तरफ से पुलिस भेज दी बहुत सारी विलेजेस के अंदर की जो पीजेंट अगर कोई आएंगे जलाने के लिए अकाउंट्स को तो उन्हें डराते थे। ट्रूप्स वर रश्ड, 951 पीपल अरेस्टेड एंड मेनी कॉन्विक्टेड, यानी कि कईयों को मार भी दिया गया, कईयों को जो है अरेस्ट कर लिया गया। इट
took Britain months to finally bring the rural area under control. तो ये बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, बहुत महीने बाद जाके जो रूरल एरिया है वो कंट्रोल में आया था डेक्कन का, वरना तो फार्मर्स बिल्कुल ही बगावत पे उतर आए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि ये सब हुआ क्यों था, बगावत क्यों की थी सारे के सारे फार्मर्स ने और सारे के सारे पीजेंट्स ने, उसका हम रीज़न पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि बंगाल के अंदर इन्होंने लगाया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें जो है जो रेवेन्यू की अमाउंट है वो इन्होंने अगले हमेशा सालों के लिए, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी है तब तक इन्होंने कहा सेम रहेगी। बट इस वाले सिस्टम को ये लोग जो है वहाँ नहीं लेके गए थे, कहाँ, बाकी एरियाज़ के अंदर। रीज़न वन, आफ्टर 1810 के बाद से क्रॉप प्राइस रोज हो गए, यानी क्रॉप्स के प्राइस बढ़ चुके थे, तो अब फार्मर ज़्यादा पैसे कमा लेता, समझे, फार्मर को प्रॉफिट होने वाला था। तो इन्होंने कहा हम रेवेन्यू फिक्स करके क्यों रखें, जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा पैसे हड़पेंगे हम फार्मर्स से। ज़मींदार की इनकम भी बढ़ गई थी और परमानेंट सेटलमेंट फिक्स रेवेन्यू से कॉलोनियल स्टेट जो है वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकती थी। जैसे मैंने कहा इन्होंने 1000 फिक्स कर रखा था, जब फार्मर 500 कमा रहा था तो भी इन्हें 1000 दे रहा था। अब तो फार्मर ने मैंने कहा कि 2500 कमाने शुरू कर दिए तो अब भी इसे 1000 देने, कल को उसने 5000 कमाने शुरू कर दिए तो भी कंपनी के पास तो 1000 रुपये ही रह रहे। तो इन्हें लगा कि अब तो फसलों के रेट बढ़ गए हैं, अब तो हमें नुकसान होगा, तो इन्होंने इस सिस्टम को कैंसिल कर दिया, ये हम यहाँ नहीं लगाएंगे। तो अब इन्होंने एक नया सिस्टम लेकर आए जो था रिकार्डियन नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उनकी जो है आइडियोलॉजी पे बेस सिस्टम इन्होंने लगाया। क्या था ये, इन्होंने कहा लैंड ओनर शुड गेट ओनली एवरेज रेंट। एवरेज रेंट मतलब कि जो ज़मींदार है, ज़्यादातर ज़मींदार अपनी ज़मीनों पे काम तो दूसरे फार्मर से कराते थे ना, और उन्हें जो है रेंट मिलता था, मतलब जो है पूरा प्रॉफिट मिलता था। तो इन्होंने कहा कि अगर ये ज़मींदार कहो या आप नॉर्मल फार्मर भी कह लो, इन्हें एवरेज रेंट मिलनी चाहिए। जैसे कि एक फार्मर है, उसने मैंने कहा 25-50, बहुत ज़्यादा तो नहीं लिख सकते, उस ज़माने में इतना नहीं होता था, मैंने कहा उसने 5000 रुपये कमाए, ठीक है, अगली बार उसने 7000 रुपये कमा लिए, अगली बार उसने 9000 रुपये कमा लिए। क्योंकि एग्रीकल्चर अब बढ़िया हो रहा था, अच्छा उसका प्रोड्यूस निकल रहा था, तो उन्होंने कहा ये जितना पैसा वो एक्स्ट्रा कमा रहा है ना, फार्मर की मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी, अब उसने कितने पैसे कमा लिए, 4000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, तो वो फार्मर 4000 रुपये अपनी जेब में रख के बैठ जाएगा। वो ये नहीं करेगा कि इस खेत को मैं थोड़ा एक्सपैंड कर लूँ, इन्वेस्ट कर लूँ, इसमें बढ़िया इनपुट ले आऊँ, अच्छे सीड ले आऊँ, अच्छे जो है मशीनें यूज़ कर लूँ, ये नहीं करेगा। वो खुश हो जाएगा कि मेरी रेंटल इनकम जो है वो बढ़ गई है, ठीक है, ज़मींदार खुश हो जाएगा कि मेरे को तो 4000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और ऐसे धीरे 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 वो आलसी होते रहेंगे और इससे तो कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, देश की तरक्की नहीं होगी। उन्होंने ये कहा कि किसका आइडिया था, ये रिकार्डियन का आइडिया था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जब भी सरप्लस इनकम अबव एवरेज हो जाए तो जो है स्टेट को टैक्स लगा देना चाहिए। जो सरप्लस इनकम है, जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, जब बढ़ रही है, फार्मर इंसान ज़्यादा कमाई कर रहा है, तो स्टेट को टैक्स लगा देना चाहिए, ठीक है। जैसे आज के ज़माने में गाइस इनकम टैक्स होते हैं ना, जिसकी जितनी इनकम बढ़ती रहती है उसे उतना इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप उसी से रिलेट कर सकते हो। अब वो तो हमारी भलाई में लगाने के लिए होता है, बट स्टिल रिकार्डियन की थ्योरी ये थी कि रेंटल इनकम इतनी जितनी जितनी बढ़ती रहेगी तो उतना आपको टैक्स लगा दो। विदाउट टैक्स कल्टीवेटर्स माइट बिकम रेंटायर्स। ये क्या कहते थे, टैक्स के बिना जो कल्टीवेटर है वो रेंटायर्स बन जाएंगे। रेंटायर्स मतलब कि खुश है वो तो अपनी रेंट की इनकम, जो एक्स्ट्रा इनकम उनके पास हो रही है उसी के अंदर, और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे लैंड पे। और बंगाल की हिस्ट्री से ये कंफर्म भी हो गया था, क्योंकि बंगाल के ज़मींदार रेंटायर्स बन गए थे। उन्होंने क्या करा था, अगर आपको याद हो, ज़मींदार्स ने कहा कि हमें तो वहाँ से रेवेन्यू मिला नहीं, चाहे रेवेन्यू मिल भी जाता था, ब्रिटिशर्स को दिया नहीं करते थे, ऑक्शन हुई स्टेट, वो भी अपने आप ही खरीद लेते थे। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज अ बिग फेलियर फॉर देम। तो इसलिए इन्होंने कहा नया सिस्टम लेकर आएंगे। और ये जो नया सिस्टम ये जो लेकर आए थे, इट वाज डायरेक्ट विद द रायत। अब इन्होंने कहा ज़मींदार को हटा दो बीच में से, अब हम जो पैसा लेंगे रेवेन्यू का वो हम डायरेक्ट रायत से लेंगे। रायत मतलब क्या है, फार्मर है। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा रायतवाड़ी सिस्टम इन द बॉम्बे डेक्कन। कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, रायतवाड़ी सिस्टम, ठीक है जी। इसमें इन्होंने क्या करा, रायत के जो फार्म थे उनको डिटरमाइन करा, सॉइल का टाइप एनालाइज करा, रायत की रेवेन्यू कैपेसिटी एनालाइज करी कि ये फार्मर इस वाले खेत से इतने पैसे कमा सकता है, और फिक्स्ड कर दिया स्टेट का शेयर। और स्टेट का शेयर फिक्स दिया कि ये खेत पे आपकी जितनी भी कमाई है इसमें से इतना शेयर हमारा है। लैंड रीसर्वे होता था हर 30 साल बाद और रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता। रेवेन्यू वाज नॉट परमानेंट, जितनी आती थी उनकी जो है फसल, जितनी सेल होगी उस पर रेवेन्यू उनका हो जाया करता था। और हर 30 साल बाद जो है लैंड दोबारा उसको जो है चेक करेंगे कि वो कैसा है, क्या उससे ज़्यादा तो नहीं कमाई होगी। ये इन्होंने करना शुरू कर दिया था। अब ये जो न्यू रेवेन्यू सिस्टम था इसका क्या इम्पैक्ट था, 3.2 अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम।
पीजेंट का डेप्ट हुआ। तो जो फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ था इन द बॉम्बे डेकन वो हुआ था 1820 के दौरान में, जो पहली बार इन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट करा। रेवेन्यू डिमांड जो इन्होंने यहाँ पे भी जो फर्स्ट टाइम जो रेवेन्यू डिमांड रखी थी वो एक्सट्रीमली हाई रखी थी, कम तो रखते ही नहीं थे, लूटना था ना इन्होंने। और पीजेंट डेजर्टेड विलेजेस एंड माइग्रेटेड टू अदर रीजन्स। पीजेंट वो फेल हो गए इतने ज़्यादा रेवेन्यू पे करने से कि भाई इतना ज़्यादा पैसा आप मांग रहे हो, हम नहीं पे कर सकते, तो उन्होंने गाँव छोड़ दिया और वो भाग गए। एरियाज विद पुअर सॉइल एंड इरेगुलर रेनफॉल सफर्ड द मोस्ट, क्योंकि क्या हुआ, सॉइल खराब थी, उतनी बारिश नहीं हुई, फसल खराब हो गई, तो इसलिए वो भी भाग गए। व्हेन रेन फेल्ड एंड हार्वेस्ट वर पुअर पीजेंट्स कुड नॉट पे द रेवेन्यू। अब ऐसा नहीं है पीजेंट जानबूझ के रेवेन्यू नहीं पे कर रहा था, वो कर ही नहीं पा रहे थे। कलेक्टर्स जो होते थे, जो ब्रिटिशर के ऑफिशियल होते थे जो कलेक्ट करने आते थे रेवेन्यू, वो तो चाहते थे हम ब्रिटिशर्स को बहुत पैसा दे, हमारी इमेज अच्छी हो, तो वो हार्श मेथड यूज़ करते थे, जो है मतलब गुंडे लाएंगे, उन्हें पिटवाएंगे कि नहीं दो हमें रेवेन्यू। इफ़ समवन फेल टू पे, अगर कोई फेल हो जाता था पे करने से, उनकी क्रॉप सीज कर लेते थे कि जितनी फसल है ना सब हम लूट लेंगे, सब हम अब रख लेंगे अगर तुम रेवेन्यू नहीं दे सकते हो। तो उस बेचारे पे खाने तक के पैसे, क्या फसल भी नहीं बचती थी, सारी उसकी फसल ले लेते थे। फाइन इम्पोज कर देते थे पूरे विलेज के ऊपर कि आपने रेंट नहीं दिया, रेवेन्यू नहीं दिया। बाय द 1830s ये क्राइसिस और वर्सन हो गए और 1832 ऑनवर्ड्स एग्रीकल्चर प्राइसेस क्रैश्ड। मैंने आपको बताया कि भाई प्रॉब्लम आ रही थी सोसाइटी के अंदर, डिप्रेशन आ रहा था, तो जो है स्टेइंग लो फॉर 15 ईयर्स पीजेंट्स इनकम कोलैप्स्ड। तो एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत डाउन चले गए थे, तो फार्मर कमाई कर ही नहीं पा रहा था, इन एक्स्ट्रा रेवेन्यू कैसे देता। फिर 1832 से 34 में डिवास्टेटेड फेमाइन आई थी, सूखा पड़ गया था बहुत ज़्यादा, कहाँ पे, डेक्कन के अंदर, एंड 1/3 ऑफ द कैटल मर गई थी, हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन मर गई थी। सर्वाइवर्स हैड नो स्टॉक्स, रेवेन्यू अरेरास टू केप्ट इंक्रीजिंग। तो ये बहुत ही टर्मोइल टाइम था 1832 से 34 का, ठीक है जी। बट इन्होंने क्या करना था, इन्होंने तो अपना रेंट मांगना ही था, इन्होंने तो रेवेन्यू मांगना ही था ब्रिटिशर्स ने। अब जब ये आया 1832-34 के अंदर, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई, कैटल भी मर गए उनके, लोग भी बहुत मरे, तो उस समय में फार्मर्स पे बिल्कुल पैसा नहीं बचा था। जब किसी पे बिल्कुल पैसा नहीं होता है तो वो क्या जाएगा, बैंक से जाके लोन लेगा। उस समय में इतना क्रेडिट क्रिएशन जो है बैंक के थ्रू नहीं होता था, वो होता था साहूकार्स और मनी लेंडर्स के थ्रू। लोग मनी लेंडर होता था विलेज का जिसमें बहुत पैसा, उससे जाके पैसा उधार पे लेते थे, तो इसलिए वो बोरो करने चले गए मनी को मनी लेंडर्स के पास। और इवन ब्रिटिशर को रेवेन्यू पे करने के लिए भी फार्मर्स ने जो है मनी लेंडर से लोन लेना शुरू कर दिया। बट वंस द लोन वॉज टेकन रायत कुड नॉट पे एवर। क्या होता था, उन्होंने 100 रुपये का भी अगर लोन लिया है तो वो कभी इतनी कमाई कर ही नहीं पाते थे कि लोन को रीपे कर दे। और उनका डेप्ट जो उस पर ब्याज लग रहा था, लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो लग रहा था, वो बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। और वो जो जितने भी फार्मर्स होते थे वो मनी लेंडर पे फुली डिपेंडेंट हो गए। 1840s की अगर हम रिकॉर्ड की अगर बात करें तो पीजेंट डेप्ट था एवरीवेयर, हर जगह किसान जो है वो कर्जे में डूबा हुआ था। मिड 1840s की बात करें तो स्लो इकोनॉमिक रिकवरी हुई थी, बट फिर भी नहीं, फार्मर्स डेप्ट में ही थे ना। ऑफिशियल रियलाइज दैट 1822 का जो सेटलमेंट था वो टू हार्श था। तो अब हमारे ब्रिटिश ऑफिसर को समझ में आया कि ये जो रिकार्डियन की थ्योरी के बाद जो हमने पहला सेटलमेंट करा था ना 1820 में, और उसमें जो पहला रेवेन्यू का डिमांड रखा था वो हमने बहुत ज़्यादा रख दिया था, सिस्टम बहुत रिजिड कर दिया, इसलिए पीजेंट तो कोलैप्स के ऊपर आ गए हैं कि अब वो क्या ही करेंगे। तो रेवेन्यू डिमांड वॉज रिड्यूस टू एनकरेज कल्टिवेशन। तो इन्होंने फिर रेवेन्यू की डिमांड को थोड़ा कम करा कि फार्मर कल्टिवेशन करना तो शुरू करे। आफ्टर 1845 एग्रीकल्चर प्राइस रोज स्टेडिली। तो फिर 1845 के बाद से एग्रीकल्चर का प्राइस बढ़ता है और पीजेंट ने फिर कल्टीवेशन करनी शुरू करी, नए एरियाज में एंटर करे और पैस्चर लैंड जो थे उन्हें फार्म लैंड बना दिया, जहाँ पे घास फूस खाती थी ना भेड़ बकरियाँ, उनको भी फार्मिंग करनी शुरू कर दी और एक्सपेंशन शुरू करा। मोर प्लॉ, कैटल, सीड्स, लैंड्स, फॉर ऑल दिस पीजेंट अगेन डिपेंडेंट ऑन लोन। बट फिर भी एग्रीकल्चर तो फार्मर्स ने करा, बट फार्मर पे पैसा बिल्कुल नहीं था एग्रीकल्चर करने के लिए भी। तो चाहे उन्हें प्लॉ खरीदना हो, चाहे उन्हें बुलक कार्ट खरीदनी हो, कुछ खरीदना हो, उसके लिए भी वो मनी लेंडर पे लोन लेने जाते रहते थे। तो फार्मर की लाइफ तो ट्रबलसम ही थी। चाहे अब रेवेन्यू थोड़ा कम ब्रिटिशर्स को पे करना है, बट उनके पास कुछ भी नहीं बचता था, उन्हें मनी लेंडर पे जाना पड़ रहा था। चाहे थोड़ा इनकम आ भी रही थी, बट इतनी नहीं थी कि वो अपना काम अच्छे से कर ले। फार्मर्स की सिचुएशन कब ठीक हुई, कैसे ठीक हुई, वो पढ़ने के लिए हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, द कॉटन बूम। यानी कि एक समय ऐसा आया जब कॉटन की बहुत डिमांड बढ़ गई थी इंडिया से। वो क्यों बढ़ी थी, चलो पढ़ते हैं। तो 1860s से पहले 75% ऑफ द ब्रिटिश को रॉ कॉटन मिलता था अमेरिका से। आपको पता है ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी जल्दी शुरू हो गया था, इनका बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई थी, ये कॉटन के कपड़े बनाते थे और बहुत चीज़ें बनाते थे, और उसको इंडिया, चाइना, और चलो चाइना तो मत बोलो तुम, इंडिया और बाकी जितने भी पूरे का पूरे वर्ल्ड की जगहें हैं वहाँ जाके बेचा करते थे। ठीक है, चाइना में भी बेचते थे, ऐसी बात नहीं है। तो इनको रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा चाहिए होता था, रॉ कॉटन हो गई, रॉ
रॉ चीज़ें बहुत चाहिए होती थी, इंडस्ट्री इन्होंने अपने यहाँ लगा रखी थी, तभी तो ये इतने प्रॉस्पर कर रहे थे। तो इनको ज़्यादातर जितना भी रॉ कॉटन मिलता था वो ये अमेरिका से उगवाते थे, वहीं से लेते थे। अमेरिका को भी तो इन्होंने इतना कब्जा रखा था। तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को अब ये लग रहा था, क्योंकि अमेरिका के अंदर अब सिविल वॉर हो रहा था, अमेरिकन से ने कह रहे थे हम अपना रूल खुद करेंगे, तो दे लुक्ड फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज फॉर द कॉटन वर्ल्ड। उन्होंने कहा भाई अगर अमेरिका बगावत करने लगा तो कॉटन की हमें नई सोर्सेज चाहिए। 1857 में इन्होंने इंडिया के अंदर कॉटन एसोसिएशन बनाई, ब्रिटेन के अंदर बनाई कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। ठीक है, क्यों कि भैया अगर अमेरिका से सप्लाई बिगड़ी तो किसी और से कॉटन चाहिए होगी। 1859 में इन्होंने मैनचेस्टर कॉटन कंपनी फॉर्म करी, दोनों बन मार करे, CUET में आएगा, लिख लो इसको। एंड इनका एम था कि कॉटन प्रोडक्शन ग्लोबली हमें जहाँ से मिल सकता है हम मिले। अब उन्होंने देखा कि भैया इंडिया के अंदर कॉटन उगाई जा सकती है, इंडिया एक बढ़िया जगह है, क्योंकि हमारा जो ये डेक्कन वाला रीजन है यहाँ ब्लैक सॉइल मिलती है और ब्लैक सॉइल में ही कॉटन उगती है। तो गुड सॉइल है, फेवरेबल क्लाइमेट है, चीप लेबर है इंडिया के अंदर, और अमेरिका ने अगर देना बंद कर दिया हमारे को कॉटन तो इंडिया वो कवर अप कर सकती है। अब ऐसा ही होता है। 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर हो जाता है और सप्लाई में क्राइसिस हो जाता है। पहले अमेरिका जो ब्रिटेन को कितनी कॉटन भेजता था, तो 20 लाख प्लस बेल्स जो कॉटन भेजा करता था अमेरिका, अब वो कम से कम 55,000 बेल्स की कॉटन बेच पा रहा था। बेल्स एक यूनिट आप मान सकते हो। तो पैनिक में आके ब्रिटेन ने इंडिया को मैसेज करा, यानी कि इंडिया में अपने मैसेंजर्स को कहा कि भाई इंडिया में कॉटन उगवानी आप शुरू कराओ और इंडिया से कॉटन हमें भिजवानी शुरू कराओ। ठीक है, अब इंडिया पे जब मैसेज आया तो कॉटन कौन भिजवाएगा? व्यापारी होते थे, बिजनेसमैन होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो कॉटन खरीदेंगे और ब्रिटिशर्स को बेचेंगे। ठीक है, पिक्चर थी गाइज वो बिल्कुल चेंज होने वाली थी। हमारे जो फार्मर होने वाले थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि अब इनको ब्रिटेन को चाहिए थी बहुत सारी कॉटन, और कॉटन उन्हें अब अमेरिका से नहीं मिलनी थी। तो अब जो है जितने भी कॉटन के मर्चेंट्स थे उन्होंने कॉटन की सप्लाई चेक करने के बाद कल्टीवेटर्स को कहा कि आप खेत पे कॉटन उगानी शुरू करो। कॉटन का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब अब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने वाला था। जो कॉटन उगाएगा उसकी कॉटन बिक जाएगी और महंगे रेटों पे बिकेगी, क्योंकि सप्लाई कम थी ना और डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली महंगाई तो हो ही गई थी, महंगी बिक रही थी कॉटन। तो बहुत फ़ायदा था कॉटन को उगाने में इस समय पे। तो बॉम्बे के मर्चेंट डेस्परेट थे कि भाई हम कॉटन को उगाए और बेचें, इंडिया से कॉटन बिकनी शुरू हो। दे गेव एडवांसेस टू द अर्बन साहूकार्स। तो जो बॉम्बे के मर्चेंट्स थे उन्होंने अर्बन यानी कि शहरों के जो मनी लेंडर्स थे उनको पैसा दिया कि तुम एक काम करो, जो रूरल मनी लेंडर्स हैं उनको पैसा दो, और फिर तुम एक काम करो, जो पीजेंट्स हैं उनको पैसा दो। वो जाके फिर पीजेंट जो है अपना क्या करेगा? फार्मिंग करेगा। तो जो ये क्रेडिट है, लोन का है वो, आप इसको, ये लोन इतना फ्रीली मिलने लग गया था अब सोसाइटी के अंदर। पहले लोन मिलना बहुत मुश्किल था, फार्मर जा रहा है लोन मांग, वो भगा देंगे कि भैया तुम तो रेंट दे ही नहीं पाओगे, लोन इंटरेस्ट वगैरह दे ही नहीं पाओगे। अब बहुत इजीली लोन मिल रहा था। क्यों? पैसा बहुत देश के अंदर आने लग गया था, क्योंकि कॉटन बहुत हैवी रेट्स पे बिक रही थी। तो जो है क्या हुआ, ये आपको लर्न करना है। बॉम्बे के मर्चेंट ने शहरों के मनी लेंडर्स को पैसा दिया, शहरों वालों ने जो है गांव वालों को दिया, और गांव वालों ने फिर जो है कॉटन के पीजेंट्स को कहा कि ठीक है हमसे पैसा लो और फार्मिंग करनी शुरू करो। मार्केट बूम होने शुरू हो गया, यानी कि बहुत तरक्की हुई, इजी फ्लो ऑफ क्रेडिट हुआ, लेंडर्स फेल्ट सेफ दैट लोन्स वुड बी रिपेड। और जो मनी लेंडर्स थे आज उन्हें सेफ फील हो रहा था कि चलो फार्मर अपना प्रॉफिट कमा के हमें हमारा लोन रीपे कर देगा। इसका ह्यूज इम्पैक्ट हुआ हमारी कंट्री साइड के ऊपर। क्या हुआ? रायत सडनली गॉट अनलिमिटेड क्रेडिट। वो फार्मर जो क्रेडिट के लिए हमेशा परेशान रहते थे उनको अनलिमिटेड क्रेडिट मिलने लग गया हर जगह से। ₹100 एडवांस पर एकड़ फॉर प्लांटिंग कॉटन। उन्होंने कहा 100 रुपये एडवांस में मिलेंगे 1 एकड़ के, अगर आप कॉटन उगा के दोगे तो। साहूकार विलिंगली ऑफर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स। कहा बहुत लॉन्ग टर्म लोन है, जब मर्जी रीपे कर देना, बस कॉटन उगा के दे दो हमारे को। बट एज द अमेरिकन क्राइसिस कंटिन्यूड, कॉटन प्रोडक्शन इन द डेक्कन एक्सपैंडेड रैपिडली। तो इसलिए अमेरिका में जितना क्राइसिस हुआ हमारे यहाँ उतनी कॉटन उगनी शुरू हो गई। ब्रिटिश के अखबारों के अंदर फोटोज छपती थी, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, खोल के देख लेना, कि कैसे इंडिया से कॉटन का ट्रांसपोर्ट होती थी। पहले रेलवेज के थ्रू, बोट के थ्रू पोर्ट पे जाती थी, फिर शिप्स के अंदर बैठ के वहाँ जाती थी। कहाँ पे? ब्रिटेन जाती थी, उनकी फैक्ट्री के अंदर हमारे कॉटन से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। 1860 से 64 में कॉटन क्रेज डबल हो गया। बाय 1682, ठीक है 16 कह रही हूँ, 1862 ओवर 90% ऑफ द ब्रिटेन का कॉटन कहाँ से आता था? इंडिया में आता था। बट क्या इतनी तरक्की से सबको फ़ायदा हुआ? तो अ फ्यू रिच पीजेंट्स ही थे जिन्हें फ़ायदा हो। तो मुझे लग रहा होगा ना फार्मर्स को तो बहुत मज़े आ गए होंगे। तो कुछ जो रिच फार्मर्स ही थे उन्हीं के मज़े आए थे। फॉर द मेजॉरिटी कॉटन एक्सपेंशन मेंट हैवियर डेब्ट नॉट प्रोस्पेरिटी। क्योंकि बाकी फार्मर्स के लिए कॉटन का एक्सपेंशन मतलब था उन्होंने इतना लोन ले लिया था उस समय पे, अब उस लोन को चुकाना भी तो था।
और प्रोस्पेरिटी उनके लिए मतलब नहीं था। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि फार्मर्स खुश थे, तो नहीं, फार्मर्स की सिचुएशन तो अभी भी वही थी। फार्मर्स अब भी बहुत ज़्यादा, जो ये इतना सबने लोन लिया ना, क्रेडिट लिया कॉटन बूम के टाइम पे, तो उस समय पे तो बहुत सबने लोन ले लिया। अब बाद में जितने भी फार्मर्स थे वो हेवी लोन और हेवी डेप्ट्स में फंस चुके थे। और जो तो मनी लेंडर्स होते थे वो गलत तरीके भी यूज़ करते थे मनी लेंड करते समय। पहले हमारे यहाँ पे एक सिस्टम होता था, मतलब इंडिया के अंदर ऐसा था कि जो मनी लेंडर है, जो साहूकार है, वो कभी भी अपने इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा नहीं कर सकता। जैसे कि अगर किसी फार्मर ने 200 रुपये का लोन लिया है, तो अगर उसमें इंटरेस्ट के अमाउंट भी अगर हम जोड़ दें तो वो प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा ना हो, जो जितना का उसने लोन लिया तो उससे ज़्यादा ब्याज कभी भी ना बने उसका। बट अब क्या हो गया था, एक फार्मर ने खाली 100 रुपये का लोन लिया था, बट वो उसका इंटरेस्ट कभी भी पे नहीं कर पाया, और अब उसका जो लोन का अमाउंट था ना, वो 2,000 रुपये बन चुका था। यानी कि 100 रुपये का उसने कभी ब्याज वो पे ही नहीं कर पाया, 2,000 रुपये उसे देने थे। ये चीज़ पहले इंडिया में नहीं होती थी, अब ये चीज़ भी होनी शुरू हो गई थी ब्रिटिशर्स के आने के बाद में। चलो तो पढ़ते हैं। तो राइट्स वर एंग्री एट द मनी लेंडर्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द डेट बट बिकॉज मनी लेंडर्स इग्नोर्ड द कस्टमरी नॉर्म। यही कस्टमरी नॉर्म हमारे इंडिया में पहले फॉलो होता था, अब वो ये फॉलो नहीं कर रहे थे। बिफोर कॉलोनियल रूम इंटरेस्ट चार्ज कुड नॉट बी एक्सीड द प्रिंसिपल अमाउंट, कि भाई फेयर इंटरेस्ट होना, ऐसा तो ना हो कि उससे भी बढ़ जाए। मनी लेंडर इस लोकल कस्टम को मानते थे, हर मनी लेंडर इसे मानता था। बट कॉलोनियलिज्म आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ये रूल उन्होंने फॉलो करना बंद कर दिया। एक्सट्रीम इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया, 100 रुपये पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट तो इतना लगा दिया कि 100 रुपये के कल को 2,000 रुपये देने पड़ जाएंगे। मनी लेंडर्स मैन्युपुलेटेड लॉ ऑल्सो, फॉर्ज्ड अकाउंट्स एंड टुक ओवर पीजेंट्स प्रॉपर्टी। और अगर कोई पीजेंट जो है नहीं दे पाता था तो जो है उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते थे, जान पूछ के भी ऐड कर देते थे, ऐसे होता था। फिर जो है ब्रिटिशर्स ने लिमिटेशन लॉ लगाया 1859 में, 1 मार्कर आएगा क्वेश्चन में। तो उन्होंने कहा कि लोन बॉन्ड्स वैलिड रहेंगे बस 3 साल तक। यानी कि एक फार्मर ने अगर लोन लिया है और 3 साल के अंदर अंदर पे कर दिया तो कर दिया, ठीक है, उसके बाद कुछ वैलिड नहीं होगा वो सब, ठीक है। मेंट टू स्टॉप इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन, या फिर जो इंटरेस्ट है आप 3 साल तक ही कर सकते हो, उसके बाद नहीं करोगे, इस टाइप से उन्होंने एक लॉ बनाया। अब इससे भी मनी लेंडर्स का नुकसान था कि 3 साल तक में ही उन्हें पैसा मिल गया तो मिल गया, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, या वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा सकते ऐसे। तो उन्होंने क्या करा, ट्रिक करा रायट्स को। हर 3 साल बाद उन्होंने रायत से एक और मनी बॉन्ड जो है साइन करवाना शुरू करवा दिया। क्या, जिसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट भी था, जैसे किसी ने 100 रुपये का लोन लिया था वो भी, और उसका इंटरेस्ट का अमाउंट था 2,000 भी, तो 2,100 रुपये का नया लोन का बॉन्ड साइन करा दिया कि 3 साल बाद तुमने मेरे से 2,100 रुपये लिए हैं। कैसे करवा दिया, ज़बरदस्ती, अंगूठा लगवा के, नहीं करोगे तो पिटाई करेंगे, इस टाइप से। मनी लेंडर्स पे बहुत पावर होती थी, उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। जो ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी थी कि 3 साल बाद लोन बॉन्ड सेंड हो जाए, वो भी नहीं हुआ, ठीक है। अदर अनफेयर प्रैक्टिसेस ये क्या करते थे, नो रिसिप्ट फॉर रीपेमेंट्स। अगर कोई फार्मर कभी रीपे कर भी देता था लोन तो ये उसे रिसिप्ट नहीं देते थे। फिक्शियस अमाउंट लिखते थे बॉन्ड में, झूठी अमाउंट लिख देते थे। बाइंग हार्वेस्ट एट अ वेरी लो प्राइस, तंग करते थे फार्मर्स को, उनका प्राइस बहुत लो प्राइस पर उनकी क्रॉप्स खरीदते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड्स थे सिंबल ऑफ ऑपरेशन दिखे, एंड पीसेंट्स को इसीलिए फोर्स हो गए वो कि अब वो क्या करते थे, उन्हें भागना पड़ा, और इनकी बही खाते ही जलाना जो उन्होंने करा ना, वो उन्होंने इसलिए करा था। पीजेंट्स फोर्स टू साइन डॉक्यूमेंट्स दे कुडंट रीड, मैंने आपको बताया ना, उनसे झूठी अमाउंट लिखवा ली और उस पर साइन करवा लेते थे कि तुमने इतना लोन हमारे से लिया है। रिटन कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस ट्रेडिशनल इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स, यानी कि पहले तो जुबानी ही, मतलब बोल के ही वो लोग कहते थे कि ठीक है तुमने मुझे इतने पैसे लिए, इतने में दे देना, मतलब बिना लिखे भी इतना प्रॉपरली हमारे यहाँ सिस्टम फॉलो होता था जैसे। और अब तो रिटर्न रिकॉर्ड्स के बाद भी ये हमारे साथ चीटिंग कर रहे थे मनी लेंडर्स हमारे फार्मर्स के साथ। नो राइट्स फियर द रिटन वर्ड बट हैड नो चॉइस, सर्वाइवल डिपेंडेंट ऑन लोन्स। तो जो लिखित में अगर उन्हें साइन करके वो कुछ देना होता था तो राइट्स बहुत डरते थे, भाई क्या ही होगा, बट करते भी थे क्योंकि उन पे पैसा था नहीं। तो इन्हीं मनी लेंडर्स से उन्हें सीड खरीदने के लिए और अपने जो है चीज़ें खरीदने के लिए लोन लेना पड़ता था। तो की आइडिया से हमें क्या समझ में आया कि कॉलोनियल लॉ से मनी लेंडर्स की ग्रीड और बढ़ गई, और उन्होंने जो वो एक अच्छा इतना हमारा सिस्टम था कस्टमरी क्रेडिट की, प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, बहुत ज़्यादा ना बढ़े, उसको फॉलो करना बंद कर दिया, और हमारे फार्मर ऑब्सेसिव डेब्ट ट्रैप में फंस गए। और तभी उसी का रिजल्ट था कि सारे फार्मर्स पहुंचे थे वो जलाने के लिए, लोन के वजह से जो है बाकी चीज़ें जलाने पहुंचे थे। विद दिस चैप्टर कंप्लीट होता है, आखिरी टॉपिक आता है द डेक्कन राइट्स कमीशन। तो जब इतना रिवोल्ट हुआ था तो डेक्कन राइट कमीशन इन्होंने बनाई थी। जब बहुत रिवोल्ट स्प्रेड हुआ तो बॉम्बे की गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में तो इग्नोर करा, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर इंटरवेन करती है 1857 के अंदर का रिवोल्ट ना हो जाए दोबारा, तो इसलिए वो इंटरवेन करती है।
है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई जिसने रायट्स क्यों इतना ज़्यादा जो है हो रहे हैं वो पता लगाने की कोशिश करी। रिपोर्ट प्रेजेंट हुई 1878 में जिसको बोला गया डेक्कन रायट रिपोर्ट, याद रखना है, 1 मार्कर क्वेश्चन है। और कमीशन ने उसमें बताया कि इंक्वायरीज इन रायट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे भी जलाई गई वो किताबें वो सब हुआ, मनी लेंडर्स को मारा गया, वहाँ पे चेक करा गया, रिकॉर्ड करेगा रायत, साहूकार और आई विटनेसेस की स्टेटमेंट, स्टेट के रेवेन्यू, प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट सबको लिखा गया एंड कंपाइल्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की रिपोर्ट, तो सब कुछ लिखा गया। आज मैंने जो आपको बताया कि वो जो है जलाई गए रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट, तो वो कमीशन ने बैठ के लिखा था, इसलिए वी नो अबाउट इट। ऑफिशियल पर्सपेक्टिव अगर पूछा जाए तो गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड की वजह से ही रिपोर्ट हुआ था एंड रिपोर्ट ने ब्लेम करा मनी लेंडर्स को, नॉट द गवर्नमेंट। तो लोग तो ये भी सोचते हैं कि ये जो इतना सारा रिवोल्ट हुआ, बगावत हुई, इन्होंने तो कह दिया ना कि मनी लेंडर्स ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे थे, ब्याज बहुत ले रहे थे, इसलिए हुआ है। बट रूट कॉज क्या था ये रिवोल्ट होने का? वो हाई रेवेन्यू जो रखा था ब्रिटिशर्स ने, जो इनिशियल हाई रेवेन्यू रखा था, बट इन्होंने ऐसा दिखा दिया कि जो मिडल मैन मनी लेंडर्स है उनकी सारी गलती है। कॉलोनियल बायस शो रिलक्टेंस टू एडमिट दैट स्टेट पॉलिसीज कॉज्ड द पीजेंट हैंगर। अभी ब्रिटिशर कभी नहीं मानते थे कि इनकी वजह से रिवोल्ट हुए हैं, इनकी गलती थी कि इन्होंने इतना हाई रेवेन्यू रखा था। हिस्टोरिकल यूज़ की अगर हम बात करें, ऑफिशियल रिपोर्ट्स को हम वैल्यूएबल तो मानते हैं बट उन्हें ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता, जो भी लिखते थे अपने पर्सपेक्टिव से लिखते थे। ठीक है जी, जो न्यूज़पेपर में था, जो अनऑफिशियल अकाउंट्स में था, जो लीगल रिकॉर्ड्स में था, कुछ और ओरल सोर्सेज में भी था, ये सबको हम पढ़ते हुए चलते हैं, बट जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमें पता है कि उनके पर्सपेक्टिव से ही होती थी। तो विद दिस ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। डेक्कन रायट कमीशन जो बनाई थी इन्होंने, डेक्कन रायट रिपोर्ट जो बनाई थी इन्होंने, वो आपको याद रखनी है, और उसमें इन्होंने क्या क्या काम किया था ये बस 2-3 मार्क्स में आ सकता है, और उस पर भी हम बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने ऐसा दिखा है मनी लेंडर्स की गलती थी, ब्रिटिशर्स की तो कोई गलती ही नहीं थी। तो विद दिस गाइज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई नो ये चैप्टर बहुत लेंदी था, पिछले सालों से तो ये चैप्टर का मतलब बहुत पहले सालों में तो 2-2 पार्ट्स ही आते थे, बट आप लोगों का कुछ सालों से फुल आ रहा है। एंड फाइनली मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया, अब कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, हो गया काम। इंस्टाग्राम पे जाओ, सब्सक्राइब करो और वहाँ से जाके नोट्स एक्सेस कर लो। बहुत ईजी प्यारे नोट्स बना दिए कि उसके बाद क्वेश्चन आंसर की भी ज़रूरत नहीं है। ये नोट्स ही को ही जो हेडिंग होगी वो क्वेश्चन है और जो पॉइंट्स है वो आंसर है, हो गया आपका सारा काम कंप्लीट। ठीक है, तो गो एंड चेकआउट माई इंस्टाग्राम ID फॉर द नोट्स। और क्वेश्चन आंसर्स के लिए मेरा सेकंड चैनल है सिमरन सानी ह्यूमैनिटीज क्लास 11 तो उससे जाके सब्सक्राइब करो। ऑल द फ्री क्लासेस है, जैसे यहाँ पे फ्री क्रैश कोर्स आया और मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, वो जाके आप अटेंड कर लो। ठीक है जी, सो गो एंड सब्सक्राइब टू द सेकंड चैनल ऑल्सो। इंस्टाग्राम को जाके देखो, कोई क्वेरी है चैप्टर से रिलेटेड मुझे बता दो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।